तो बहुत बहुत नमस्कार साथियों, सीवी ज्ञान कोश शिक्षा सेवा संस्था के इस फेसबुक पेज पर हम लोग मौजूद है। यहाँ पर मैं मिस्टर तारू जी के साथ, TRCV के साथ। आज का सवाल वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक मैंने शायद ऐसा लाइव नहीं लिया है सीरियसली, क्योंकि आज एक प्रतिभा भी नहीं है आपके सामने, एक सरप्राइज भी है। प्रतिभा प्लस कलाकार, एक कलाकारी भी आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी जो इनके अंदर खूबी से भरी है, और ये बहुत जल्द होगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप सब इस ऐतिहासिक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर, फटाफट उसके साथ हम जुड़ जाए। आपके कमेंट में सीधे अपने लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर देख पा रहा हूँ, और आपके जो भी कमेंट है, खास करके उन विद्यार्थियों का जो इस वक्त IIT की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनके साइंस सब्जेक्ट भी है, तो वो अपने सवाल तैयार रखिए। लेकिन वो वीडियो के बीच बीच में ज़रूर पूछ रहे हैं, लेकिन उनका जवाब जो है अंतिम में दिया जाएगा, और आप अंतिम में ही अपने जवाब को, अपने सवाल को तैयार रखिएगा। पहले आप ठीक से सुनिए। आज की जो प्रतिभा है, वाकई में ऐसी प्रतिभा देखने को बहुत कम मिली और सुनने को तो बिल्कुल भी नहीं। तो आज जो आपको मौका मिला है, इसका भरपूर फायदा उठाइए। यदि कोई पेरेंट्स भी वीडियो को देख रहा है तो वो अपने बच्चों में, अपने परिवार में बहुत अधिक शेयर कीजिए। तो हम लोग बहुत जल्दी शुरुआत करेंगे। मैं सबसे पहले तारू जी के बारे में बता देता हूँ। IIT JAM की आप तैयारी कर रहे हैं, और इनका जो सपना है वो हम लोग आखिर में जानेंगे। इनका आखिर में जो टारगेट है, जो सबसे बड़ा टारगेट है, वो क्या है, और वाकई में बहुत बड़ा टारगेट है। यदि आप भी इस टारगेट को लेकर चल रहे हैं तो अपने सवाल आप तैयार रखिए। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि समाज की प्रतिभा के साथ साथ एक कलाकार भी है, यानी कि आप जो है गजेंद्र राव जी के बहुत ही बड़े फैन हैं। और आज इनको ये भी कहा गया है कि आपको एक भजन जरूर सुनाना पड़ेगा। तो आपको प्रतिभा के साथ साथ कलाकार भी आज आप देखने को मिलेगा। तो तारू जी, सबसे पहले मैं आपसे यही चाहूँगा कि हम अपने लाइव को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बहुत ही प्यारा भजन या फिर श्लोक वगैरह आप ज़रूर सुना दीजिए। इस पेज पे जुड़े हुए सभी साथियों को जय आई जी की राम राम सा सभी को। और मैं अपने सनातन धर्म में किसी भी चीज़ को, अपन किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो अपन सबसे पहले गजानन जी की वंदना करते हैं। इसीलिए मैं एक छोटा सा गणेश वंदना प्रस्तुत करूँगा। हरि ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मोरे गणपति बप्पा मोरिया, मोरे गणपति बप्पा मोरिया। माद पार्वती झूला झूलावे, क्या बात है, रेशम खेड़ी डोरिया, बोलो गणपति बप्पा मोरिया, बोलो गणपति बप्पा मोरिया। वाह भाई वाह वाह तारू जी, क्या बात है। श्री जय गणेशाय नमः से हम लोग शुरुआत करते हैं। तारू जी, आपका अपना नाम श्रीमान ताराराम जी है, और आपको प्यार से जो भी आपके मित्र वगैरह है वो तारू जी कहते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले, जब तक हमारे सदस्य अधिक से अधिक जुड़ जाए, आप भी स्क्रीन पे आप अपने कमेंट्स जो देख रहे हैं, मैं बता दूंगा कि जो भी सवाल होगा, हो सकता है कोई विद्यार्थी इस लाइव को सुन रहा है तो वो आपसे सवाल पूछेगा, आप वो उनके जवाब देना है। लेकिन उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि जो आपकी जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई। आपकी प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर शिक्षा तक आप एक संक्षेप में जरूर कुछ पंक्तियों में बताइएगा, और आप कैमरे के सामने देखकर आप हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनको लिए बताइए। मेरी प्राथमिक शिक्षा, मेरा ननियाल है पालासनी गांव, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। डांगियावास के पास में एक छोटा सा गांव है पालासनी, वहाँ से मेरी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हुई है। वहाँ पे एक छोटा सा शिक्षण संस्थान है जिसका नाम पालासनी शिक्षण संस्थान है। वहाँ तक मैंने फर्स्ट क्लास से लेके 5वीं क्लास तक वहाँ तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद में हमारे रिलेशनशिप में ही है तो एक श्री राम अपर प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे मैंने 5वीं से लेके 8वीं तक की पढ़ाई वहाँ तक की। क्या यही पलासनी में ही है? हाँ, वो भी पलासनी में। आपका जो शुरू से ही जो शिक्षा का क्षेत्र है वो प्राइवेट विद्यालय रहा है या फिर सरकारी विद्यालय में ही रहा है? अच्छा, ठीक है। और 8वीं तक मैंने पालासनी के अंदर शिक्षण ग्रहण किया। उसके बाद में मैंने IG विद्या मंदिर बिलाड़ा के अंदर है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। 9वीं क्लास से लेके 12th क्लास तक मैं IG स्कूल में रहा। उसके साथ में मैंने वो IIT JEE
जो इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी भी मैंने प्रिपरेशन की थी। ये जस्ट 12 के बाद ही? हाँ, 12th के साथ में भी की थी और 12th के बाद में भी 1 साल ड्रॉप करके मैंने वो किया था JEE के लिए। IIT JEE? हाँ। ओके। तो कहीं ना कहीं आपके स्कूल के जो शिक्षक है, वैसे श्रीमान जी मोहनलाल जी आगलेचा सर हमारी संस्था से जुड़े हैं, तो कहीं कभी ना कभी या इस वक्त वो देख रहे होंगे तो वो भी अपने आप को एक गौरवान्वित फील कर रही है, मेरी स्कूल का बच्चा लाइव है और कई बच्चों के लिए आप आदर्श बनेंगे। अच्छा, उसके बाद जब आप IIT जी की तैयारी करने लगे, उसके बाद आप सीधे पहले कहाँ से सेल्फ स्टडी की या फिर कोटा जाके? नहीं, मैं IIT JEE के बारे में मेरे को 11th क्लास से पता चल गया था कि IIT JEE क्या चीज़ होती है। ये IIT JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है फिर इंजीनियरिंग, जिस IITs NITs और जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है राजस्थान के अंदर या अदर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें एडमिशन लेने के लिए एग्ज़ाम होता है। तो मेरे सुमित सर और प्रवीण सर और श्रीमान भोलाराम जी सर, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उन्होंने मेरे को इस बारे में गाइड किया था। और भोलाराम जी सर तो मेरे फेवरेट टीचर थे ही, इसी के साथ में सुमित सर भी थे। अच्छा। और मोहनलाल जी आगलेचा भी मेरे को इतना पर्सनली नहीं जानते हैं, थोड़ा जानते हैं। तो वहाँ आपको आपकी जो क्लासेस थी वो कौन सी क्लासेस थी वहाँ? मतलब आपने कहाँ पर रहकर ये तैयारी की? नहीं, IG स्कूल में मैं था 12th में, तो साथ में ही स्टडी थोड़ा बहुत। ठीक है। उसके बाद जब आप लोग IIT जी के लिए गए थे, उसके बाद में मैंने बंसल क्लासेस जयपुर के अंदर मैंने एडमिशन लिया था JEE की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा। फिर उसके बाद में फिर एग्ज़ाम तो मेरा क्वालिफाइड हो गया, पर मेरे को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ उसमें। अच्छा, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया लेकिन कॉलेज नहीं मिला? कॉलेज नहीं मिला। ये क्या कारण रहा सर? इसमें सर ये होता है कि एग्ज़ाम एक कट ऑफ होती है, मिनिमम जो भी कट ऑफ निकलता है सबका, वो कट ऑफ तो अराउंड 20,000 स्टूडेंट को क्वालिफाइड कर देते हैं, पर उसमें से कॉलेज 10,000 को ही मिलती है। अच्छा, 20,000 में 10,000 को कॉलेज? हाँ। तो उसमें भी ब्रांच अलग मिलती है, तो लोग ब्रांच जिसमें इंटरेस्ट होगा वो ब्रांच लेना। आप उसमें मतलब 10,000 के अंदर शामिल नहीं थे? ऐसा? हाँ, मैं शामिल नहीं था 10,000 के अंदर। फिर भी आपको कॉलेज भी नहीं मिली? कॉलेज उस टाइम नहीं मिली, इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज ही नहीं। अच्छा। उसके बाद में मैंने प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो इंडिया के फेमस कॉलेज, जैसे VIT वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका एग्ज़ाम दिया था। MIT यूनिवर्सिटी, उसका भी एग्ज़ाम दिया था। VIT में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था पहले, पर VIT मैंने किसी कारणवश मैंने VIT लिया नहीं। और फिर मैंने इसी के साथ मेरे को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था ही पहले से। अच्छा, आपको 12th से ही केमिस्ट्री फील्ड में इंटरेस्ट था? यानी कि आप केमिस्ट्री फील्ड में आगे बढ़ना चाहते थे? हाँ। ठीक है। तो उसके बाद में आपको कॉलेज कौन सी मिली? उसके बाद में मैंने MIT यूनिवर्सिटी है, उसका प्राइवेट कॉलेज है वो। अच्छा। तो उसका एक पर्सनली एग्ज़ाम होता है MIT का, तो मैंने MIT का एग्ज़ाम दिया। उसमें उन लोगों ने इंटरव्यू लिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। उसमें भी मेरे को 10% स्कॉलरशिप मिला था फीस में। अच्छा। तो फिर मैंने MIT मुंबई। आपको नंबर के कारण मिला? हाँ, अपना एग्ज़ाम मार्क्स के आधार पर मिला था। 12th के नंबर? नहीं, एग्ज़ाम उनका पर्सनल एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के आधार पर उन्होंने स्कॉलरशिप दिया था मुझे। तो उसके बाद आप उस कॉलेज में कितने साल तक आपने किस में कौन सा सब्जेक्ट? मेरे को केमिस्ट्री में तो इंटरेस्ट था ही, उसी के साथ में मैंने BSc केमिस्ट्री लिया। वहाँ पे ऑनर्स कोर्स है जो कि मतलब बहुत कम कॉलेज में ऑनर्स कोर्स मिलता है। आपने BSc केमिस्ट्री में किया? हाँ, BSc केमिस्ट्री में मैंने किया था। और उसके बाद में उसी के साथ साथ मेरे को सब पता चल गया था पहले ही कि केमिस्ट्री करने के बाद में IIT JEE के एक एग्ज़ाम होता है। तो इस मतलब शुरू से ही एक ही टारगेट था मेरे को, IIT NIT या फिर कोई भी अच्छे कॉलेज में मेरे को, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मेरे को स्टडी करनी है जी। तो फिर मैंने ये इंजीनियरिंग का रास्ता छोड़ के मैंने BSc केमिस्ट्री में आया और उसी में मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन की। लास्ट 3rd ईयर में मैंने प्रिपरेशन की थी। मेरे को पता तो सब था पहले ही, पर 3rd ईयर में मैंने प्रिपरेशन की। फिर मैंने ये एग्ज़ाम दिया, फरवरी में होता है इसका एग्ज़ाम, JEE का। अच्छा, IIT JEE की मतलब आपकी कितना टाइम हो गया आपको इसके एग्ज़ाम दिए हुए? इसी साल आपने? हाँ, इसी साल 2020 में फरवरी में मैंने 2020 में। हाँ। अच्छा, यानी यहाँ से IIT JEE का सफर हाँ शुरू हो गया। ठीक है। शुरू मतलब सिलेक्शन हो गया इसमें। अच्छा, इसमें सिलेक्शन हो गया था। इस बीच आपकी तैयारी चल रही थी? हाँ, पहले तैयारी चल रही थी। 3rd ईयर। वर्तमान में आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं? कर चुके हैं पूरा। अच्छा, और फिर अभी सिलेक्टेड भी हो गया। NIT जयपुर कॉलेज अलॉटमेंट हुआ। अच्छा। IIT JEE एग्ज़ाम दिया, उसमें पास सिलेक्टेड हो गया। 1261 रैंक आई मेरी। और आप सभी के आशीर्वाद से मेरे को MNIT जयपुर कॉलेज अलॉटमेंट हुआ। इसी के साथ में मेरे को 3 कॉलेज और अलॉटमेंट हुए। IIT पलक्कड़ और IIT तिरुपति अलॉटमेंट हुआ। वहाँ पे प्लेसमेंट और
बाकी सब एरियाज़ देखा मैंने, तो मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा, तो मैंने MNIT जयपुर चूज़ किया। अच्छा, MNIT आपने जयपुर चूज़ किया क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट सही नहीं था। हाँ। तो ये MNIT में प्लेसमेंट अच्छा रहता है? हाँ, MNIT में प्लेसमेंट अच्छा है, प्लस वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है। अच्छा, अपने हिसाब से। जैसे तो वहाँ का इन्वायरमेंट ख़राब है क्या? नहीं, ख़राब नहीं बोल सकते, अपने हिसाब से। अपन इधर राजस्थान में है और सही है। खाना पीना और उसी के साथ में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है जी। एजुकेशन को लेके, कोचिंग्स क्लासेस, वो सब चीज़ें को, थिंग्स को देखते हुए मैंने MNIT जयपुर चूज़ किया। सर यहाँ पर एक में जैसे अगर कोई भी 12th साइंस वाला मान लीजिए वीडियो देख रहा है, हाँ। साइंस मैथ या साइंस जो भी, तो उनको आप क्या कहना चाहिए, मतलब आगे किस तरीके से तैयारी करें या कौन सी तैयारी करें? कन्फ्यूजन में रहता है, उसके हाँ। फील्ड बताइए मुझे पहले, ये फील्ड हो सकते हैं। जो भी 12th साइंस में है, अभी जो भी स्टूडेंट 12th साइंस में है, उन्हीं को मतलब मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप, सबको अपना अपना एरिया पता होता है, सबको पता होता है कि मैं कितना कर सकता हूँ। कुछ कंफ्यूज होते हैं, 2 एरिया अगर हो जाए तो, हाँ 2 एरिया हो जाए तो करूँ या इसमें करूँ, ये देखो 90% ज़्यादातर होता है, यही होता है। हाँ, एरियाज होते हैं, वो मैं समझता हूँ आपकी। अगर आप मिडिल क्लास स्टूडेंट है, पता होता है सबको कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट कितनी कमांड है। हाँ, परसेंटेज नहीं, मार्क्स को तो मैं नहीं मानता इतना। जो भी 12th के मार्क्स के उनको मैं नहीं मानता, नहीं होता है, कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है 12th के मार्क्स का। आजकल ज़्यादा है सर। नहीं, मेरे बच्चे का परसेंटेज इतना कम है, अरे उसके पड़ोसी के ज़्यादा है। नहीं, वो सब हिसाब से ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। हाँ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, होती है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि आपका बच्चे को इंटरेस्ट किस में है, और उनको उसी जो इंटरेस्ट है उस फील्ड में पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं लाइव सबके सामने लाइव ये बात बोलना चाहूँगा कि 12th के मार्क्स और 10th के मार्क्स एक मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मार्क्स का, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। आपको एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए BSc के लिए, अगर BSc करना चाहते हो तो, और अगर नेक्स्ट लेवल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको तैयारी करनी है तो 12th के मार्क्स उसमें कोई वैल्यू नहीं रखते हैं इतना। तो जैसा कि तारू जी ने बताया, मैं बीच में बात जरूर काटूंगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक स्तर पर देखा जाए तो आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के परसेंटेज को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं कि मेरे पड़ोस में या फलाना रिश्तेदार के बच्चे के इतने परसेंटेज है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, अगर उसी सब्जेक्ट में उनका बच्चा है तो वो ऐसा ज़रूर कहेंगे कि उसके तो इतने नंबर है, तेरे इतने क्यों नहीं आए। तो इस तरह से एक बच्चा है जो परेशान हो जाता है, कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाता है, और वो फिर अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं कर पाता है। हाँ। तो इसमें पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि तू आगे की तैयारी उसने तैयारी तो की है, ऐसा है नहीं उसने तैयारी नहीं की है। ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। किसी को अलग फील्ड में इंटरेस्ट होता है, किसी को खेल कूद में इंटरेस्ट है, किसी को स्टडी में है, किसी को किसी और में इंटरेस्ट है, सिंगिंग वगैरह में, जैसे थोड़ा बहुत मेरे को भी है। बिल्कुल। तो सर सिंगिंग की बात अगर मैं लूँ तो आप ये शुरुआत कहाँ से होती है अचानक कि भाई पढ़ाई करते करते? नहीं, शुरुआत तो भजनों में सिंगिंग बहुत कम मिलता है। नहीं, वो शुरुआत से था मेरा थोड़ा बहुत। शुरुआत से जो भी ननियाल में मेरे नाना जी वगैरह गीता वगैरह का पाठ करते हैं, अभी भी कभी कभी करते हैं, अभी तो नहीं करते इतना पर करते हैं। और जो भी जागरण वागरण गांव में होती थी पहले, तो मैं वहाँ जाता था, ऐसे वो मंजीरा बजाना। वहाँ से इंटरेस्ट हो गया। हाँ, आप नाना जी का काफी सपोर्ट रहा है। हाँ, नाना जी का और ननियाल पक्ष का फुल सपोर्ट है। फाइनेंशियली कहो, चाहे किसी और में सपोर्ट हो, चाहे मेरे को कोई चीज़ चाहिए उसी में सपोर्ट हो। ननियाल पक्ष का बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहा, फुल सपोर्ट आज तक भी है, अभी भी है, करे आगे तक भी बना रहे। हाँ। तो आपके ननियाल पक्ष में कोई ऐसा आपका आदर्श? मेरा आदर्श मेरे नाना जी है, मंगलाराम जी सोलंकी नाम है। हाँ, मंगलाराम सोलंकी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या आप इसके बाद में सुनेंगे तो आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज की ऐसी प्रतिभा आज हमारे सामने है। और नाना जी के अलावा मेरे मामा जी दोनों। अच्छा, मामा जी भी आपके बड़े आदर्श है। हाँ, नेम जी और ओम प्रकाश जी नाम है। नेम जी और ओम प्रकाश जी को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उनका फुल सपोर्ट है, आगे भी आपका साथ है सर। सर ऐसा होता है कि विद्यार्थी, जैसे हम फील्ड की बात कर रहे थे, तो साइंस 12th के बाद में कौन से उसके पास फील्ड रहते हैं? साइंस 12th के बाद में सबसे मेजर ये होता है IIT JEE जॉइंट, सबसे ऊपर बोल सकते हैं इसको। एक साइंस का सबसे हेड वो ही है। IIT JEM से भी? हाँ, जेम तो वो PG लेवल पे आ जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे यही है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे IIT JEE है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम पूरा नाम है। और जो भी साइंस, जिनके भी 12th में साइंस है वो इसके बारे में ज़रूर देखें, इंटरनेट में सब अवेलेबल है, और उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जो भी मिडिल क्लास स्टूडेंट है, जैसे कि मैं भी मिडिल क्लास स्टूडेंट हूँ,
तो उनको मेरे हिसाब से मेरी राय है कि वो बीएससी करें और इसी के साथ में वो जैम के बारे में थोड़ा देखें, क्योंकि ज़्यादातर दिनेश जी स्टूडेंट देखता हूँ कि वो पहले तो साइंस ले लेते हैं, उसके बाद में बीए में चले जाते हैं। बीए सर, ये तो पहली बार नहीं पहली बार नहीं, बहुत स्टूडेंट हैं जो पहले 12th साइंस लेके बीए कर लेते हैं या फिर आईआईटी नहीं करते। नहीं, उनकी एलिजिबिलिटी भी नहीं है ना, 12th आर्ट्स वाले नहीं कर सकते, एग्जाम ही नहीं दे सकते क्योंकि साइंस बेसिस पे टोटल एग्जाम है। एक सवाल आ रहा है सर बीच में, मैं आपको बताऊंगा कि मनीष जी का सवाल है कि क्या अब आप आईएएस या आरएस की तरफ रुख रखना चाहोगे क्या? फिलहाल इसके बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, फिलहाल तो आपका लक्ष्य कुछ और नहीं, फिलहाल मेरा लक्ष्य कुछ और है। दिनेश जी आगे समझाएंगे तो मैं इनका आंसर करता रहूँगा। बिल्कुल, अभी तो जानना बाकी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है। ये तो एक ही प्रक्रिया हुई कि आपने आईआईटी जैम का क्वालिफाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो आपका केमिस्ट्री फील्ड रहा है, यानी कि आप एक ही फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, मैं केमिस्ट्री में। आईआईटी जैम के बाद आप उसके बाद अब आपका लक्ष्य क्या रहेगा? अभी मेरा लक्ष्य एमएनआईटी से मेरा एमएससी हो जाएगा, उसके बाद में। अच्छा, एमएससी आपका एमएनआईटी से चल रहा है? एमएनआईटी से अभी, हाँ नहीं, फर्स्ट ईयर है अभी ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, अभी से कल से स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन एमएनआईटी में। तो इसी में मेरे को एक एग्ज़ाम होता है, गेट एग्ज़ाम होता है, जो परफॉर्मेंस एग्ज़ाम होता है कि कितना परफॉर्म कर सकता है स्टूडेंट। उसके आधार पर जो भी इंडिया की बेस्ट कंपनीज है, PSUs। अच्छा, गेट एग्ज़ाम होता क्या है? मतलब ये गेट एग्ज़ाम एक परफॉर्मेंस एग्ज़ाम है बस। उसके बेसिस पे जो भी जो भी कंपनीज़ हैं इंडिया की, जैसे नवरत्न कंपनीज है, ONGC है, रिलायंस है, ये लोग डायरेक्ट गेट स्कोर के आधार पर अपना चयन कर देंगे। आपके गेट में अगर अच्छे नंबर हो, हाँ, अच्छी रैंक। ये गेट परीक्षा कौन दे सकता है? जो आईआईटी जो नहीं, गेट एग्जाम कोई भी दे सकता है। बीएससी, हाँ, 12th साइंस वाला नहीं दे सकता। बीएससी जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो स्टूडेंट गेट का एग्जाम दे सकते हैं। ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट है तो आप गेट की एग्जाम डायरेक्ट। हाँ, तो अभी ये रूल है ना, इसी साल से स्टार्ट हुआ है ग्रेजुएशन। डायरेक्ट अगर विद्यार्थी गेट की तैयारी करे तो ये आराम से हो सकता है? नहीं, गेट का सिलेबस बहुत बड़ा है। एमएससी लेवल आएगा पूरा उसमें, यानी कि आपको कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे। नहीं, इतना ऐसा नहीं बोल सकते। बाकी अगर 3 साल की, उसके बाद एमएससी 3 साल की, हाँ, 2 साल की एमएससी। 2 साल, 5 साल तो हो गए। 5 साल हो गए। उसके बाद आपको अलग से गेट देना पड़ेगा? नहीं, एमएससी के सेकेंड ईयर में आप कर सकते हैं आराम से। जिनका जैम क्लियर है तो गेट आगे हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप है जस्ट। अच्छा, इसके बाद में आपके लिए एक तो रिलायंस, एक ONGC और हाँ, जो भी अपनी केमिस्ट्री को लेके जितनी भी कंपनीज हैं, उसके बाद आपको प्लेसमेंट अच्छा मिल जाता है। हाँ, और फिर टीचर प्लेसमेंट कितना हो जाता है? अराउंड 5-10 लाख तो होता ही होता है, अगर नॉलेज अच्छा है तो। नॉलेज अच्छा है प्लस आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो हो जाएगा, इतना हो जाएगा आराम से। तो आपने ये जाना कि कैसे आप लोग गेट की तैयारी के बाद आपकी कौन सी कंपनी आपका इंतजार कर रही है। यदि आप भी गेट या साइंस फील्ड से कोई भी सवाल आप रखना चाहेंगे तो आप ज़रूर सवाल रखिएगा। बीच में दिलीप जी कह रहे हैं युवाओं को इंस्पिरेशन मिला है इस प्रोग्राम से। हाँ। और मिलता ही कहीं ना कहीं CV ज्ञान कोश आपके लिए, इसीलिए हर संडे अभी लगातार आप प्रतिभाएं सामने लेके आ रही है और आगे भी लेके आती रहेगी, चाहे वो सभी फील्ड से हो। अच्छा, इसके बाद में सर आपका जो बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके बाद आप क्या करोगे? गेट के बाद में ONGC एग्ज़ाम होता है, ऑयल एंड गैस ONGC जो पेट्रोलियम कंपनी। हाँ, पेट्रोलियम कंपनी है जो इंडिया गवर्नमेंट कंपनी है। इसका भी अलग एग्जाम होता है? इसका गेट स्कोर प्लस अलग एग्जाम प्लस इंटरव्यू होता है। तो उसका प्लेसमेंट हो जाता है, उठा के ले जाती है? नहीं, ये कंपनी पहले उठा के नहीं लेके जाएगी। जैसे कोई भी जैसे एलन इंस्टीट्यूट वाले हैं, ये अपना रेजोनेंस इंस्टीट्यूट वाले हैं, कैरियर पॉइंट वाले हैं, जो भी इंस्टीट्यूट है जिनको टीचर या फैकल्टी की आवश्यकता होती है, वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में आते हैं और वहाँ से इंटरव्यू उनका जो भी होता है क्राइटेरिया वो प्लेसमेंट। हाँ, डायरेक्ट ONGC कंपनी एक ऐसी कंपनी है या फिर और भी? नहीं, और भी बहुत सारी कंपनी है जिनको इंटरव्यू सबका होगा। इंटरव्यू गेट स्कोर सबसे मेजर गेट स्कोर है। मान लो 100 मार्क्स का उनका क्राइटेरिया है तो उसमें से 70% गेट स्कोर होगा आपका। गेट स्कोर आपका कितना है, इतनी रैंक है तो 70% गेट स्कोर होगा और बाकी जो 30 मार्क्स है वो सब उनका इंटरव्यू है या कोई एग्ज़ाम है या कोई अलग प्रैक्टिकल करवाए अपन से, जो भी हमारे इस तरह से हो गया। रीट एग्जाम में वैसे होता है 70-30। हाँ, वही फील्ड आगे चल रहा है। हाँ। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है? इसके बाद में ONGC में जॉब, अच्छी जॉब है। 6 मंथ उसमें अपना जॉब टाइम है, बाकी 6 मंथ वैकेशन रहती है उसमें।
6 मंथ तक छुट्टियाँ, 6 मंथ हाँ फुल काम। हाँ, वो अपने पे डिपेंड है कि 1 मंथ जॉब करे 1 मंथ छुट्टी ले, या 3 महीने जॉब करे 3 महीने। जॉब आउट ऑफ इंडिया या फिर नहीं, इंडिया में ही है ना, इंडिया में है। ONGC इंडिया में ही है। हाँ, अधिकतर कहाँ, कौन से मतलब एरिया में भी? अपने मुंबई में है, जोधपुर में है, सूरत में है, हर स्टेट में है लगभग। तो मतलब सारी फैसिलिटी ONGC? सारी फैसिलिटी उसमें, सारी फैसिलिटी, 6 महीने काम करो, 6 महीने आराम करो। हाँ, और उसमें रहने खाने जो भी कार का खर्चा है सब वो देते हैं। और ये आप प्लेसमेंट में आपने जैसे बताया कि 5-10 लाख रुपए आराम से, हाँ, यानी कि पर ईयर लाख रुपए मिल जाएगा आराम से। बहुत अच्छी बात है। मैं हाँ, 5-10 लाख पर ईयर है। शुभकामना देता हूँ कि आप, हालांकि इससे भी बड़ा आपका लक्ष्य है, अभी धीरे धीरे जानेंगे इससे बड़ा लक्ष्य। हाँ हाँ। और अच्छा, इसके बाद सर एक और मैं पूछना चाहूँगा कि आप जब ये तैयारी कर रहे थे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10-12 घंटे उसी में डूब जाते हैं, या 14 घंटे डूब जाते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है, तो फिर उसके बाद में भी उनका होता नहीं है, तो इसका क्या कारण रहा है, जबकि वो पढ़ाई खूब कर रहे हैं? नहीं, याद उसको सब है। जो आपके साथ भी ऐसा कहीं हुआ होगा? हाँ, मेरे साथ में भी हुआ है। पर जितने भी ये नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है, जैसे IIT JEE है, IIT JAM है, गेट का एग्ज़ाम है, नेट का एग्ज़ाम, इसमें सबसे मेजर पॉइंट रहता है आपने टेस्ट कितने दिए। आप प्री टेस्ट होते हैं, जो भी प्री टेस्ट होते हैं, जैसे JAM लेवल का कोई भी प्री टेस्ट है, तो आपने वो टेस्ट कितने दिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि आज अपन ने पढ़ा वो क्वेश्चन आने वाला है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जो आप रिपीट होगा या अपन ने पहले पढ़ा है वो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। सारे क्वेश्चन अलग, कभी भी कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हो, गेट और JAM और JEE, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो सेम टू सेम आ गया, कोई क्वेश्चन सेम नहीं आएगा। और अभी तो लेवल भी बहुत बढ़ गया है। मैंने इस साल लास्ट ईयर का JAM का एग्ज़ाम था, वो इतना लेवल था नहीं, इस बार उन्होंने ये लेवल बहुत बढ़ा दिया। सर 1 मिनट बीच में, एक सुरेश जी का सवाल आ रहा है कि BSc एग्ज़ाम करने के बाद और क्या कर सकते हैं? BSc एग्ज़ाम करने के बाद गवर्नमेंट, अपने राजस्थान सरकार की बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती है, जैसे वो क्या बोलते हैं, रीट एग्ज़ाम देके 3rd ग्रेड टीचर भी बन सकते हैं, और लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, पशुपालक का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और क्या बोलते हैं ये कांस्टेबल वगैरह है, इसमें भी जा सकते हैं। मतलब आर्ट्स और साइंस दोनों फील्ड में जा सकते हैं। हाँ, साइंस वाले कहीं पे भी जा सकते हैं। सुरेश जी, आपका जो सवाल था कि BSc एग्ज़ाम के बाद क्या कर सकते हैं, इसका जवाब तो दे दिया, लेकिन अब आपको क्या करना है वो आप कमेंट पे डिपेंड है। आप पर डिपेंड है। आप किसी भी तरह का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि आप एक डिग्री धारक हो गए। हाँ, डिग्री वाले किसी का भी एग्जाम दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कौन सी फील्ड में जाना है, उसका कमेंट कीजिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद सर, हाँ, हम कर रहे थे कि जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहोगे? मतलब दिन रात पढ़ाई आपका क्या रहा आपके टाइम? मेरी यही राय रहेगी कि आप जो भी टॉपिक, मान लो एक टॉपिक मैंने आज पढ़ा है, मान लो एक लेसन पढ़ा है पूरा, उस लेसन का आप टेस्ट दीजिए। सबसे पहले आप टेस्ट दीजिए, और जो भी आपके पास, जो भी देना कहाँ है टेस्ट, अपने ऑनलाइन, आजकल तो सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल में भी दे सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज जो भी होती है वो दो, या फिर आप बताना चाहेंगे कि कोई वेबसाइट वगैरह हो, क्योंकि स्टूडेंट को पता नहीं होता है नया। हाँ, वो सब लिंक पे डाल देना आप। अच्छा, और लिंक पे डाल देना। और मैं 2-3 कोचिंग सेंटर के नाम भी बता देता हूँ जो JAM के लिए बहुत फेमस है। एक तो सबसे पहले कैम एकेडमी है जी, और एक है कैम फैक्ट एजुकेशन, जो जिनका पूरा ऑनलाइन है। आलोक सर है, आलोक सर पढ़ाते हैं कैम फैक्ट एजुकेशन पे, उनका पूरा ऑनलाइन है। और कैम फैक्ट एजुकेशन नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी है, और मेरे भी अच्छे टीचर हैं वो, मैं भी उनको बहुत मानता हूँ। आप लोग एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ वो विद्यार्थी के मन के क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ। तो आप इंस्टीट्यूट भी बता रहे हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट से आप तैयारी कर सकते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट है, जो अच्छे स्टूडेंट भी है, अच्छे इंस्टीट्यूट भी है, क्योंकि इनकी जो है आपको एक्सपीरियंस भी है। तो एक विद्यार्थी नया है तो कम से कम वो समाज का जो विद्यार्थी वो सही जगह पे जाए। हाँ। ऐसा कभी ऐसा भी होता है कि 2-3 इंस्टीट्यूट में जाता है, वो हताश हो जाता है। हाँ। फिर वो कहता है छोड़ो यार, कोई मतलब नहीं है, और फिर आखिर में वो एक फील्ड में चला जाता है, लेकिन उसका मन उस फील्ड में रहता है जहाँ उसका जाना होता है। हाँ। अच्छा, इसमें तैयारी क्या होता है, मतलब आप कितनी पढ़ाई कर सकते हो, किस तरीके से करो? कोई ऐसी बुक्स ऐसा कोई IIT के लिए, सभी के लिए ऐसा कुछ है नहीं कोई बुक। अभी एक बुक आप पढ़ने जाओगे तो आप 1 साल तक भी एक बुक पढ़ सकते हो। और यदि आप पहले अच्छे से कोई एक दो लेक्चर, वीडियो लेक्चर आपके पास अगर कोचिंग सेंटर अवेलेबल नहीं है, तो आजकल तो इतना हो गया कि यूट्यूब पे सारे लेसन हैं, सारे के सारे लेसन हैं। आधे इस चैनल पे मिल गए, आधे उस चैनल पे मिल गए। अच्छा। जैसे केमिस्ट्री के लिए कलेक्ट करके हाँ, आप अपना खुद का एक वो नोट्स बनाइए, प्लेटफॉर्म बनाइए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। आप किसी की वो PDF या कॉपी आप ऐसे फ़ोन में ऐसे स्क्रॉल करते हुए कोई कुछ भी आप ऐसे रीड नहीं करें, उससे कोई मतलब ही नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, उल्टा दिमाग में
उल्टा उल्टा फंसता जाएगा, वो उससे कोई एक भी आंसर आएगा नहीं। सबसे पहले आप खुद के नोट्स बनाइए, और जितना ज़्यादा आप जो भी साइंस लेवल के एग्जाम है उसमें सबसे बड़ी यही बात है कि आप जितना ज़्यादा आप पेन घिसेंगे उतना आपका माइंड चलेगा। ये करेक्ट बात है, ये बहुत मेन चीज़। जिस तरह से हम गणित के सवाल जितने हल करते हैं वो उतना ही हमारा दिमाग शार्प होता जाता है, ठीक उसी तरह साइंस फील्ड ही ऐसा ही है। अच्छा, तो उसके बाद ये आपकी क्या योजना रही थी? मैं बार बार इससे आ रहा हूँ कि आपकी क्या योजना रही थी? मैंने बीएससी के 3rd ईयर में मैंने जैम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। 1 मिनट और वापस आपको सुरेश जी का वापस आ गया कि यूपीएससी एग्जाम दे सकते हैं क्या बीएससी के बाद? हाँ, इसका जवाब दीजिए आप। बीएससी के बाद यूपीएससी दे सकते हैं, यूपीएससी भी दे सकते हैं हम। हाँ, तो सुरेश जी आप यूपीएससी का आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं, और बिल्कुल कमेंट की ओर मैं ध्यान दे रहा हूँ। राकेश जी थोड़ा इनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ रहा है, लगातार मैं दे रहा हूँ, आप आराम से कमेंट कीजिए। आरएस और यूपीएससी दे सकते हैं? बिल्कुल आरएस, अच्छा दोनों दे सकते हैं ना? यूपीएससी और आरएस एक ही चीज़ है। अच्छा, यूपीएससी आरएस एक चीज़ है। हाँ, आईएएस यूपीएससी में जो भी एग्जाम आते हैं वो आईएएस और आरएस। सुरेश जी यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप आराम से बताइएगा, और भी हम लगातार भी बने तो आपको मिला कि यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। सर वापस आऊँगा कि आपकी क्या योजना रही थी? मैंने बीएससी के 3rd ईयर में मैंने जैम की प्रिपरेशन की। सबसे पहले मैंने ये लिया था अपना प्रीवियस ईयर का जो पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर है वो मैंने शुरुआत यहाँ से की। हाँ, पुराने ईयर्स के पेपर से मैंने स्टार्टिंग की थी वहाँ से। उसके बाद में मैंने पुराने ईयर्स के पेपर्स देखे, और जो भी मेरे कॉलेज लेवल के फैकल्टीज़ थे, और एक मेरे आदित्य सर करके एक मुंबई में मेरे टीचर थे, उनसे मैंने थोड़ा बहुत ट्यूशन क्लासेस भी उनका लिया। हाँ, मुंबई में। मैं मुंबई में था, एमआईटी में। अच्छा। एमआईटी मुंबई में बीएससी कर रहा था। उसी के साथ में आदित्य सर थे हमारे। आदित्य सर, हाँ, उनसे मैंने ट्यूशन क्लासेस भी लिया था। 3-4 घंटे रोज लमसम ऐसा ट्यूशन क्लासेस हमारा रहता था। तो उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया, और उनकी बदौलत ही मैं आईआईटी जैम क्रैक कर पाया। तो आपकी सेल्फ स्टडी कितने घंटे रही? सेल्फ स्टडी जो भी टॉपिक अभी मुंबई में क्या लोकल ट्रेन का है, तो मेरा रोज का 60 किलोमीटर अप डाउन होता था। 60 किलोमीटर जाना यहाँ से जोधपुर, जैसे बिलाडा में है तो बिलाडा से जोधपुर जाना, जोधपुर शाम को वापस 11-12 बजे जब भी कोचिंग क्लासेस की छुट्टी होती थी तो मैं वापस रिटर्न पनवेल आता था। पनवेल में रहता था मैं। तो फिर मैं क्या करता था कि जैसे अभी मेरे को जाना है, कोचिंग जाना है, 12 बजे कोचिंग जाना है, तो मैं ट्रेन में बैठा, 1 घंटा मेरा ट्रेन में चलता था। तो मैं 1 घंटा अपनी नोटबुक निकाली, फिर मैं मोबाइल में लगती कि मोबाइल में मैं पीडीएफ बनाता था जो भी मेरे नोट्स होते थे। खाली समय जो भी था आप इस तरह से निकाल देते? हाँ, मैं स्टूडेंट क्या होता है कि ईयरफोन डाल देते हैं, आराम से गाने सुनते हैं, ट्रेन में सफर है, लेकिन आपने उसको यूज़ किया। बिल्कुल, मैंने 10-12 घंटे आपका कुल मिला के ये पूरा पढ़े। हाँ, कोचिंग क्लासेस है सर। ये अगर बच्चा कोई मान लो कोचिंग सेंटर न जाता है तो सेल्फ तैयारी कर सकता है? वो सेल्फ कर सकता है, सेल्फ भी कर सकता है, सेल्फ कर सकता है। पर उसमें क्या बहुत दिक्कत आती है, सेल्फ में कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है, सेल्फ कर सकता है। एक नॉर्मल तैयारी, फर्स्ट स्टेप कह सकता हूँ। फर्स्ट स्टेप कर सकता है, आराम से इजीली कर सकता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट चला जाए, इजीली कर सकता है। क्योंकि होता है कि सर डायरेक्ट अगर बच्चा इंस्टीट्यूट में जाए तो कभी कभी उसको पता ही नहीं चलता कि वो पढ़ा क्या रहा है, वो क्या रहा है, ये चीज़ क्या। हाँ, ये भी होता है, बहुत जगह ये भी होता है। तो इसलिए आपको पहले डेमो क्लासेस देखनी चाहिए, उनके नोट्स देखने चाहिए। और या फिर आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जो भी सिलेक्टेड हैं पहले से स्टूडेंट, उनसे आप कांटेक्ट करें। आजकल तो सोशल मीडिया का इतना है। तो मेरा जब एमएनआईटी में जब मैं चूज़ कर रहा था कि मैं कौन सी कॉलेज लूँ, ये भी बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है कि मैं कौन सी कॉलेज। तो मैंने एमएनआईटी के जो भी मेरे सीनियर है, मैंने फेसबुक पे कांटेक्ट किया। अच्छा। फेसबुक से और इंस्टाग्राम, मैंने सोशल मीडिया से उनसे कांटेक्ट किया। तो उनसे पूछा, सब कुछ चीज़ें जानी मैंने, हॉस्टल कैसा है, खाना कैसा है, जो भी थिंग्स है, सारी थिंग्स मैंने पूछी। तो मैं सारे जो भी मेरे साथी लोग हैं, स्टूडेंट जो मेरे जूनियर हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास, सबके पास सोशल मीडिया, मेरे को पता है 90 का भरपूर प्रयोग कीजिए। 95 जो इस दौर से गुजर चुके हैं, हाँ, तो आप उनसे कांटेक्ट करें। इसीलिए आज आपको भी लाइव लाया कि भाई अब जो इस दौर से गुजरेंगे उसके लिए आपका ये वीडियो बहुत तो आप उनसे कांटेक्ट करिए। सर एक मिनट, सुरेश जी का वापस आया कि उसके लिए तैयारी कैसे करें, यानी मेरे हिसाब से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? यूपीएससी के लिए तो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी सब लोग पढ़ते हैं। एनसीईआरटी जिन भी लोगों से, मेरे भी 1-2 दोस्त हैं जिनका जो लोग वो कर रहे हैं, तो उन लोगों ने बोला कि हमने 5वीं क्लास से लेके 12th क्लास तक की सारी एनसीईआरटी बुक हमने रीड की है। इंपॉर्टेंट है। हाँ, वैसे हर एग्जाम रहती है मेरे हिसाब से, यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो। हाँ, कोई भी एग्जाम। सुरेश जी आप एनसीईआरटी जो है रट लीजिए, ये समझ लीजिए एनसीईआरटी तो चाहे कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, भारत का तो चलो कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी आप ज़रूर उसको कीजिए। और यदि आप कोई भी इस वीडियो को स्टूडेंट सुन रहा है और आपको यदि किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, चाहे वो बुक्स को लेकर हो, चाहे नोट्स को लेकर हो, चाहे किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, यदि आपसे नहीं हो रहा है
कि मैं ये चीज़ जो अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो आप सीवी ज्ञान कोश शिक्षा सेवा संस्था से संपर्क करें, किसी भी सदस्य से संपर्क करें। हम सभी सदस्य आपस में एकदम भाई की तरह हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आप कभी भी हमसे बात कीजिए और हम आपकी तुरंत जो है हेल्प कर देंगे। सर एक बीच में एक और सवाल पूछूंगा कि आप भी, हालांकि आपको इतना टाइम नहीं मिला होगा कि समाज में इतना भाग लेने के लिए, क्योंकि आप कॉलेज वगैरह रही है, लेकिन आप भी, मैंने सुना है आप भी सीवी ज्ञान कोश से जुड़े हैं, तो आप उसके बारे में अपनी क्या राय रखना चाहते हैं? ज्ञान कोश के बारे में आप अपनी राय बताइए। ज्ञान कोश, सीवी ज्ञान कोश एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और दिनेश जी, सुरेश जी और बहुत सारे लोग हैं साथ में। मैं उनको इतना पर्सनली नहीं जानता क्योंकि इधर मैं रहा नहीं हूँ, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। इन लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है, और हमारे फैकल्टी लोग भी इसमें शामिल हैं। इन लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है, और इन लोगों ने इतना वो भी कर लिया, बुक्स, जिसको भी कोई भी एग्ज़ाम में क्रैक करना है, JEE की, तो आपने सारी बुक्स ला के रख दी है। मैंने देखा फेसबुक पे पोस्ट भी करते हैं, और समाज वाले भी, हमारे समाज वाले जितने भी भामाशाह लोग हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं। और एक छोटी सी शाखा थी, कितने 4-5 लोग ही थे पहले, आप लोग शुरू में 5 थे, आज हज़ारों, आज एक ऐसा इतना बड़ा इन्होंने, हाँ, जैसे बिलाडा में कल्प वृक्ष है, जैसे इन्होंने एक कल्प वृक्ष बना दिया है शिक्षा को लेके, बड़ा वट वृक्ष बन गया है। शिक्षा को लेके इन्होंने एक वृक्ष बना दिया। इसी के साथ में ये लोग बुक्स भी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स भी दे रहे हैं, निःशुल्क बुक्स, नोट्स, सब कुछ। मतलब विद्यार्थी को जो चीज़ चाहिए, हाँ, विद्यार्थी को पैसों के अलावा पैसे तो भामाशाह से हम लेंगे, हाँ, उसके अलावा जो भी चीज़ चाहिए, चाहे वो पेन भी क्यों नहीं हो या पेंसिल भी क्यों नहीं हो, कोई ऐसा होता है तो हमने जैसे बैग्स भी सर, काफ़ी सारे बैग दिए हैं, कुछ बच्चों की हमने फीस भी भरी है। मतलब समाज का कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित नहीं जितना पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहीं छोड़ देते हैं। सर आप भी संस्था से जुड़े हैं, तो आप किस फील्ड से जुड़े हैं, या फिर कोई आपको कार्यभार क्या किस तरीके से सौंपा गया है? नहीं, मैं खाली विद्यार्थी मित्र में हूँ, अभी विद्यार्थी मित्र के अंदर हूँ मैं अभी जी। और सर एक बहुत अच्छा सवाल आया सर, जितेंद्र जी राठौड़ का आप पढ़ रहे हैं कि ये सवाल मैं आपसे पूछने ही वाला था, लेकिन अभी थोड़ा टाइम के बाद मैंने सोचा लास्ट में ये सवाल रखूँगा। ये सवाल आया कि आने वाली पीढ़ी के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? अब इस मैसेज को मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ कि सर, पहला तो आप इस वक्त के जो स्टूडेंट है या इस वक्त जो समाज के जो वातावरण है, आप किस तरह से देखते हो, उसमें आप क्या चेंजेस चाहते हो, और आने वाले बच्चों के लिए, जो अब बच्चे आगे आएंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? 3 मैसेज है। सबसे पहले आप क्या देखते हो कि भाई हाँ, इस वक्त ये ऐसा माहौल है, अच्छा है, यू है, जो भी है, जो भी आप दिल खोल करके, फिर आप वर्तमान में क्या चाहते हो? अभी जैसा माहौल चल रहा है कि अभी अपने समाज में पढ़ाई का माहौल मैंने बाहर का देखा है, इधर का मैंने नहीं देखा। मैंने बाहर का, जैसे पुणे का देखा है, जी, मुंबई का देखा है, तो वहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट क्या है, ड्रीम्स ही बड़े नहीं रखते। फार्मेसी कर लेंगे, पापा की जॉब है, दुकान है तो कर लेंगे वो, अच्छा, और या फिर मेडिकल की दुकान है तो फार्मेसी करके मेडिकल पे बैठ जाएंगे जी, और या फिर कुछ भी कर लेते हैं 12th के बाद में, ना कोई ड्रीम है ना कोई, वो थोड़ा, हाँ, वो ऐसे कारण क्या लूज, चाहे कोई भी, मैं भी क्यों ना हूँ, मैं भी ऐसे सोचता हूँ, ठीक है यार, क्या चल रहा है, कारण मेन रीज़न यही है फैमिली उसको छोटे थोड़ी नहीं, फैमिली वाले ध्यान ही नहीं देते। फैमिली यूँ कहती होगी कि भाई एक बार तो कैसे भी करके बस नौकरी लग जाए, कुछ भी पाल ले, ऐसा है। और तेरे अपने इधर जैसे बिलाडा का माहौल क्या है कि अपन यहाँ पे सब किसान पुत्र हैं, मैं भी किसान पुत्र हूँ, आप भी किसान पुत्र, सब किसान पुत्र है। तो भी अपने माता पिता क्या सोचेंगे कि मेरा बच्चा ये काम नहीं करे किसान का, हाँ करे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, किसान का काम बहुत अच्छी बात है, पर क्या है कि एक पोजीशन पे जाए वो और अच्छी जॉब करे, मतलब आराम का धंधा करे। ये उनको पता है कि खेती में हमने कितने सारे दुख देखे, तो मेरा बच्चा कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे लग जाए, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ये मैंने यहाँ का माहौल मैंने ये देखा है, और बाहर का माहौल मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट, मोर देन 70% स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं कि कुछ कर लेंगे नहीं तो पापा की दुकान है, हाँ, कुछ कर लेंगे नहीं तो पापा की दुकान है, और मतलब 30% वाले बच्चे, हाँ, हाँ। तो आपके कॉलेज में हमारे कास्ट के भी बच्चों की नहीं, हमारे 1-2 लोग थे बस, यानी कि अभी थोड़ा कम है, बहुत कम है, आने वाले समय में ज़्यादा होगा। अभी जो हमारे काफ़ी पिछले 4-5 सालों से शिक्षा का अच्छा हो रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी अपनी जो भी संस्था बन गई है, बिल्कुल, वो लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखते हैं, तो बहुत अच्छा। ऐसी खूब सीवी ज्ञान कोश के अलावा भी कुछ ऐसी संस्थाएं सपोर्ट करती है, लेकिन हम लोग केवल शिक्षा को समर्पित है बस, उसके अलावा कोई अदर काम नहीं है। बहुत अच्छा सर, उसके बाद में मैं आपको कहूँगा कि आपकी IIT JEM की तैयारी होगी, ठीक है, आपने बोली, तो उसमें आपकी रैंक 1261 रैंक आई मेरी, हाँ। तो
कितने बच्चे अधिकतर एग्जाम में भाग लेते हैं? अराउंड 20,000 होते हैं, 20,000 लोग होते हैं, अच्छा, मतलब 15 से लेके 20,000 के बीच में। ऑल इंडिया में? हाँ, ऑल इंडिया में। तो ऑल इंडिया में 20,000 छात्र भाग लेते हैं और आपकी 1661 भी रैंक आई। बहुत बड़ी बात है, कोई मामूली बात नहीं है। 1661 रैंक यानी कि टॉप 1261 भी रैंक यानी कि टॉप में ही होगा लगभग। तो ये बहुत बड़ी बात है और समाज कहीं ना कहीं आपको लेकर गौरवान्वित है। और उसके बाद में क्या सवाल है जितेंद्र जी का वापिस है, आपने सीवी समाज हॉस्टल बिलाड़ा में भी पढ़ाई की है? अच्छा हाँ। अच्छा, हॉस्टल में भी आपने पढ़ाई की है और उसके बारे में आपकी राय बताइए भाई। सीधी समाज हॉस्टल बारे में अभी यहाँ पर भी मैं एक और 2 सवाल पुटअप करूँगा। सीधी समाज पहले की क्या स्थिति है और अब की क्या स्थिति है? नहीं, पहले की स्थिति तो बहुत अच्छी है और अभी की पहले की स्थिति क्या थी मतलब? हाँ, बहुत अच्छी थी। मतलब हाँ, हम लोग थे तब तो सब कुछ अच्छा ही था, अभी भी अच्छा है, अभी भी और प्रोग्रेस चल रहा है। श्रीमान दलपत सिंह जी हाँ, दलपत सिंह जी है और नंदाराम जी गुरु है। वो लोग भी, हाँ, नंदाराम हमारे टाइम में नंदाराम जी गुरु वार्ड थे। अच्छा। हॉस्टल वार्डन थे वो। और उस टाइम भी आज भी आप हॉस्टल में जाते हो कभी अपने? हाँ, मैं अभी पुराने समय याद आएगा। लास्ट ईयर गया मैं वहाँ पे। अभी तो लॉकडाउन, सही माहौल है। हाँ, माहौल अच्छा है एकदम। तो मेरे छोटे वाले बेफिक्र रही, एकदम सही माहौल है। और आप भी आपको जानते हैं तभी आपको पूछा होगा, मुझे तो नहीं पता। और आप भी आके देख के जाएं हाल चाल सबका। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद में हम वापस एक बार आएंगे। अब आपका अगला टारगेट क्या रहेगा, मतलब मुझे इसके बाद ये करना है? हाँ, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वो बात आपने बीच में काट ली थी। अच्छा। 12th के बाद में क्या करना चाहिए। 12th के बाद में आपको या तो JEE सबसे टॉप पॉइंट का है, और अगर आप मिडिल क्लास स्टूडेंट है तो आप सबसे पहले BSc करें, उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। JEE में खर्चा बहुत है, उसी के साथ में खर्चा मतलब अराउंड 1 या 1.5 लाख तक तो फीस ही है उनकी, कोचिंग क्लासेस की फीस। कोचिंग क्लास की? हाँ, अगर मिडिल कोचिंग कितनी रहती है? कुछ महीने? 1 साल, 6-7 महीने की। आपके आराम से लग जाए। हाँ, यदि JEE की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो तो उनकी फ़ीस इतनी रहती है। यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मिडिल क्लास स्टूडेंट है तो आपको पहले BSc करनी चाहिए, और BSc के बाद में आपको 3rd ईयर या 2nd ईयर में ही IIM के बारे में पूरा देखें। सबसे पहले आप सिलेबस की कॉपी लें, सिलेबस में देखें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो आप सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात तो मैंने देखी। सिलेबस अगर आपके रट लिया, दिमाग में सेट कर लिया तो आपका 50% तैयारी तो हो गई। हाँ, कि मुझे ये तो सिलेबस देखें, सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करें। और यूट्यूब है, यूट्यूब। अधिकतर बच्चे क्या होता है कि एक बुक लेके आए, महीने पर पढ़ी, दूसरी और लेके आया, तीसरी चौथी, ऐसे करके हाँ, बहुत सारे। हाँ, किसी ऐसा आपके साथ हुआ है क्या कभी? नहीं, मैंने तो इतना नहीं किया है ऐसा। आपका गाइडेंस अच्छा रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, मैं भी हो जाता हूँ, हम भी हो जाते हैं कभी। हाँ, पर्टिकुलर एक टॉपिक के लिए एक बुक ले आए। आपका क्या संदेश रहेगा? हाँ, तो मैं तो सबको यही बोलूँगा कि आज का जो माहौल है, पहले का माहौल कुछ अलग था। आज का जो माहौल है यूट्यूब का माहौल है। यूट्यूब पे है, सारा ऑनलाइन मिल जाता है। यूट्यूब पे आप देखिए, जैसे मैं आपको गाइड करूंगा कि आप कैंप फैक्ट एजुकेशन, पता है आपको, क्योंकि सर यूट्यूब पे भी ऐसा होता है अधूरी चीज़ें रहती है। नहीं, कैंप फैक्ट एजुकेशन और कैम एकेडमी दो, फिजिक्स और कैम फैक्ट एजुकेशन। हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ये बहुत फेवरेट है। मेरा तो फेवरेट कोचिंग क्लासेस है ये। अच्छा। और आदित्य से साथ में उनका क्लासेस नहीं है, वो खुद पर्सनली पढ़ाते हैं। तो इधर जो भी ऑनलाइन यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो कैंप फैक्ट एजुकेशन और कैम एकेडमी दोनों। सर, तो अगर विद्यार्थी, समाज का विद्यार्थी मान लीजिए इस वीडियो के बाद में वैसे काफ़ी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अगर कंफ्यूज रहे तो क्या वो आपसे हेल्प कर मांग सकता है? आराम से। पक्का। अरे नहीं, आराम से। तो विद्यार्थियों सुन लेना, TR सर के मैं नंबर वगैरह कभी पोस्ट कर लूँ या फिर आप संस्था से संपर्क कर लीजिए, आपका नंबर मिल जाएंगे। कोई भी हेल्प हो, चाहे साइंस फील्ड को लेकर हो, चाहे IIT JEE को लेकर हो, चाहे IIT JEM को लेकर हो, किसी भी फील्ड से, जो फील्ड इनका है, आप आराम से संपर्क कीजिए, आराम से बातचीत कीजिए, ज़्यादा परेशान नहीं कीजिए, क्योंकि ये भी आप इनका जो बड़ा प्रोजेक्ट है ना, अभी ड्रीम बताऊँगा मैं आपको, तो आप आराम से इनसे पूछ सकते हो। इन्होंने हाँ कह दिए, और वो भी लाइव में, चलते लाइव में। आप तो अब कहीं भाग नहीं सकते, ध्यान रखना। तो अब आपका आगे के लक्ष्य क्या रहेगा सर? अभी मेरा फ़िलहाल तो लक्ष्य मेरा गेट है, ONGC गेट और ONGC एग्जाम। तो गेट के एग्जाम नहीं, 2nd ईयर में होगा। अभी मैं एग्जाम तो कोई भी दे सकता है ना, ग्रेजुएट एग्जाम कोई भी दे सकता, मान्य नहीं रहेगा। ग्रेजुएट स्टूडेंट है, कोई भी एग्जाम दे सकता है। नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे गेट? नेक्स्ट ईयर, हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर अभी। कितने नंबर चाहिए वैसे? कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का पेपर होता है, और
ओबीसी की जैसे केवल 100 नंबर का पेपर? हाँ, केवल 100 नंबर का पेपर होता है, और रैंक क्योंकि बहुत हार्ड होता है, लेवल बहुत अच्छा होता है, तो क्वालिफिकेशन 600 400 क्वालिफिकेशन के लिए उनका मार्क्स 100 में से अराउंड 15 या 16 मार्क्स रहता है जनरल का, या 20 15-16 नंबर ही? हाँ, क्या बात कर रहे हैं सर, 15-16 नंबर रहता है, मतलब 15-16 क्वालिफिकेशन। शानदार। नहीं, रैंक नहीं बोल रहा हूँ, क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड हो जाता है उसमें वो। भी जॉब मिलती है क्या? हाँ, क्वालिफाइड होते हैं तो उनको आगे ना कुछ या कॉलेज मिल जाती है, या कोई भी लेवल की एक जॉब, प्लेटफॉर्म मिल, हाँ, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। हाईएस्ट 50-60 नंबर रहते हैं, 50-60 नंबर हाईएस्ट है? 60 नंबर हाईएस्ट है, 60 या और 70 के बीच में हाईएस्ट रहता है, आज तक का रिकॉर्ड है। मतलब आप सोच रहे होंगे कि कितना भारी एग्जाम होता है गेट का। हाँ, ऐसे घबराइएगा नहीं, गेट का एग्जाम आराम से तैयारी कीजिए। आप टीआर सर से आप किसी भी वक्त हेल्प मांग सकते हैं कि मुझे यहाँ परेशानी हो रही है, तो सर मैं कैसे क्या करूँ। लेकिन वाकई में एग्जाम लेवल बहुत अच्छा होता है, परफॉर्मेंस एग्जाम बोलते हैं। 60 नंबर वाले फिर आप आराम से 60 नंबर, अगर 100 में से 60 मार्क्स आगे तो समझ लो टॉप 100 रैंक है। क्या बात है, टॉप 100, टॉप 50 भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होता सर? नहीं, आपको 80 90 इसमें होता है। हाँ, नहीं, वो अलग है, आज तक का रिकॉर्ड नहीं रहा बस, 65 नंबर से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं रहा। वर्ल्ड का सेकंड हाई वो लेवल एग्जाम है। सेकंड एग्जाम। फर्स्ट का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, पर सोचिए फर्स्ट क्या होगा। नहीं, जो वर्ल्ड में जो जितने भी एग्जाम जिनका वो लेवल देखते हैं ना, तो सेकंड नंबर पे गेट एग्जाम आता है। 20-30 नंबर लगे भी हो जाएगा सर? नहीं, मैं लेवल का बता रहा हूँ। अच्छा, अपने वर्ल्ड में जितने भी एग्जाम होते हैं उनका लेवल जैसे गेट का लेवल बहुत अच्छा होता है, तो वो सेकंड लेवल का एग्जाम, हाँ, वो लेवल उसका होता है वर्ल्ड में। और इंडिया का सबसे हार्ड एग्जाम गेट है, इंडिया का सबसे हार्ड, भारत का सबसे हार्ड एग्जाम गेट है, और सेकंड नंबर पे। हाँ, फर्स्ट नंबर का पता करना चाहता हूँ कौन सा ऐसा मैं भी जानना चाहता हूँ। अच्छा, उसके बाद सर अब जैसे आपने गेट क्वालिफाई कर दिया, चलिए आपको जैसे मैं माता जी से को प्रार्थना करता हूँ कि आपका हो जाए। इसके बाद और मौका मिलेगा फिर लाइव आने का, तो फिर और भी आपसे वापस, ठीक है। और उसके बाद आपका जो सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि मुझे गेट क्वालिफाई करके, देखो उसके साथ में गेट एग्जाम मतलब एक MSc कर लिया, तो अभी 12th के बाद में 5-6 साल हो गए, उसी के लिए गेट एग्जाम होती है, जॉब के लिए। और उसके साथ में मेरा एक टारगेट और है कि मतलब एक दिन में है कि मेरे को PhD करनी चाहिए, अच्छी जगह से, वो भी अच्छी जगह से। हाँ, अच्छी जगह जैसे तुम बना ले तो कोई है। हाँ, अच्छी जगह जैसे PhD में जाए, फ्लोरिडा, आउट ऑफ इंडिया, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी है। जैसे अभी मेरे साथ में मेरा क्लासमेट था, उसका MSc में हो गया। आउट ऑफ इंडिया में भी PhD कर सकते हो? हाँ। किससे करोगे? केमिस्ट्री से? केमिस्ट्री, और साथ में MNIT से मेरे को रिकमेंडेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात टोकूंगा कि आप विद्यार्थी के अंदर अगर कोई भी असमंजस में है तो आप आउट ऑफ इंडिया से भी PhD कर सकते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उसके इससे क्या फायदा है? रिकमेंड मिल जाता है पीछे से, जो भी अपन कॉलेज से हैं, जो भी जैसे मेरा MSc MNIT से होगा तो मेरे को रिकमेंड कर देंगे, मेरे जो भी फैकल्टी लोग हैं वो मेरे को रिकमेंड कर देंगे, तो मेरे को फॉरेन में PhD मेरे को मिल जाएगा। और वो रिकमेंड करेंगे तो आपको तो मिलेगा। तो उसमें प्रोसेस कितना होता है? प्रोसेस सबसे पहले तो अपने को उस कॉलेज में अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कोई फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी है, जैसे तो फ्लोरिडा, हाँ, फ्लोरिडा है, बाहर के नाम बोल। हाँ, तो उसमें अप्लाई करना है, तो मैं सबसे पहले उनको एक मेल करूँगा, उसमें मेरे को जो भी टॉपिक में मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं उन टॉपिक के नाम पूरा डिटेल में, एकदम डिटेल में उनको मेल करूँगा। तो वो लोग उसको देखेंगे, उनके पास क्या क्या अवेलेबल है, वो सब चीज़ वो देखने के बाद वो फिर से मेल करेंगे अपने को कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। और उसी के साथ में अपने जो भी कॉलेज के फैकल्टी प्रोफेसर्स हैं वो सपोर्ट करेंगे। हाँ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा IITs, NITs और IISc और IISER, सबसे मेन फ़ायदा इसका यही है कि अपन बाहर से PhD करने के लिए अपने रास्ते खुले हो जाते हैं। कितने सारे फील्ड है। हाँ, उसमें सबसे अच्छा फ़ायदा इसका यही है कि बाहर के सारे रास्ते ओपन हो गए अभी, हो जाते हैं सारे। हाँ, वो ले लेंगे। उसके कॉलेज तो PhD के लिए कॉलेज से जाना होगा ना? हाँ, MNIT से जाना पड़ेगा, MSc करने के बाद ही आप PhD कर सकते हैं। तो ये MNIT ही या इसके अलावा जो भी IIT, जितनी भी IITs है, जितनी भी NITs है, और IISc बेंगलोर, और IISER जितमें IISER, इनके जो ये साइंस के मेन हेड है, प्रोफेसर वगैरह है, वो सपोर्ट करेंगे तो आप क्योंकि फॉरेन से कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो एक तरह से वो सपोर्ट ही मान लो कि वो लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो भी अपनी इंडिया में IITs है, NITs है, IISER है, जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट है, तो उनमें जो भी जितने भी प्रोफेसर्स आते हैं तो वो सब बाहर से PhD करके ही आते हैं।
ऐसा सर कुछ आईआईटी के जो इंस्टीट्यूट है तो आप उनके नाम जानना चाहूँगा कि जैसे कोई जैसे विद्यार्थी अगर जानना चाहे तो वो आप हाँ, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपड़, आईआईटी धीरे धीरे आईआईटी पलक्कड़, अच्छा पलक्कड़, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी जोधपुर। अच्छा आईआईटी जोधपुर भी एक हाँ, टॉप में आता है। हाँ टॉप में, हाँ अभी भी बहुत अभी शानदार बनी नया है, नया है। तो मतलब यहाँ के विद्यार्थियों के लिए आईआईटी जोधपुर काफ़ी नज़दीक है। हाँ काफ़ी नज़दीक है, नज़दीक भी है। नंबर और कितने आने जरूरी होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है? अभी जैम का तो 100 मार्क्स का ही होता है। हाँ, जैम में भी अगर आईआईटी जोधपुर वगैरह ये मिलने के लिए तो उसके लिए आपको 35 नंबर जो पेपर 100 का, में से? हाँ वो पेपर का लेवल डिपेंड करता है, अपन ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि लास्ट टाइम 40 पे गई थी और इस टाइम 35। एग्जाम पेपर के अब लिए हाँ वो रैंक पे डिपेंड करेगा। अगर वो भी जनरल में है तो आपको 600 रैंक तक लानी पड़ेगी, और अपना समाज जो भी सीधी समाज है वो आता है ओबीसी में, तो आपको लगभग आपको 1000 तक रैंक लानी पड़ेगी। 1000 के अगर अंदर? हाँ अगर अच्छी आईआईटी चाहिए तो अच्छी यानी 1000 जैसे के अंदर आपकी कोई भी रैंक आ जाएगी तो आपको अच्छी आईआईटी मिल जाएगी, आपकी मनपसंद वाली आईआईटी मिल जाएगी। मनपसंद कोई चाहता मुझे पास में मिले तो जोधपुर के पास तो और क्या हो सकता है? जोधपुर तो मिल जाएगी 1100-1200 तक की भी। अच्छा आराम से। जोधपुर क्या अभी नया आईआईटी तो वो डाउन में आता हाँ है। अभी हुआ है। हाँ, धीरे-धीरे, उनका, वैसे हाँ। बिल्डिंग तो बहुत शानदार है सर। हाँ, हाँ। खैर बिल्डिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद आपका जो पीएचडी आपने जैसे फॉरेन से कर ली, हाँ इस वर्ग आपका ये ड्रीम भी पूरा हो, हाँ। उसके बाद में आपकी क्या रैंक रहेगी, मतलब आप किस पद पे वापस, मतलब क्या जॉब? उसके बाद में वहाँ से अगर मैं इंडिया आना चाहूँ तो यहाँ पे मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ कोई भी कॉलेज में, आईआईटी, एनआईटी जो भी है। और अगर मैं चाहता हूँ कि अगर बाहर मेरे को कहीं प्रोफेसर बनना है तो वहाँ पे भी मैं प्रोफेसर कर सकता हूँ, दोनों काम हो सकता प्रोफेसर बन जाओगे आप आईआईटी के? हाँ। अरे वाह, इस बड़ी बात है। हाँ। तो आपने सर का वीडियो नहीं, सर का जो ड्रीम है वो देखा कि इनका जो सबसे बड़ा ड्रीम है आईआईटी में प्रोफेसर बनना, इसके माध्यम से पीएचडी फॉरेन कहाँ से, अमेरिका से या फिर तो फॉरेन? कोई भी, हाँ जो एक रैंकिंग तो रैंकिंग के हिसाब से अलग अलग आपको मिलेगा। हाँ, कौन सा? उसमें भी अलग अलग कॉलेजेस होते हैं। तो कुल मिला के फॉरेन से पीएचडी हो जाएगी, उसके बाद में आपका जो लक्ष्य हो जाएगा वो आईआईटी में प्रोफेसर बन जाओगे। हाँ। फिर उसके बाद वहाँ एंड होता है क्या पूरा? नहीं एंड नहीं बोल बाद सकते उसके, एंड नहीं बोल सकते उसको। उसके बाद में भी जैसे उसके बाद में मैं सोचूंगा कि मेरे को आरएएस करना चाहिए और आईएएस करना। वापस आरएस, मतलब इतना बड़ी आरएएस, ये तो एक अलग एग्जाम है ना। हाँ अगर प्रोफेसर तो ज़्यादा होता है कि नहीं, अगर ऐसे देखा जाए तो आईएएस और आरएएस बहुत तो अच्छे। इसका मतलब सुनील जी का जवाब अब मिला है उनको। हाँ उसके बाद में आईएएस और आरएस की भी तैयारी करोगे आप? क्योंकि इन सब में क्या होता है, यूपीएससी एग्जाम में क्या होता है कि फिक्स तो कुछ होता नहीं है कि अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अपने को सब अपना देख के चलना पड़ेगा कि अपने को क्या करना क्या है। सबसे पहले कैसे क्या जो भी मनी फाइनेंशियली भी देखना पड़ता है सब कुछ, तो इसलिए मैंने ये फील्ड चुना है। उसके बाद में मैं सोचूंगा कि मेरे को आईईएस, मेरा दिमाग में वो भी आईईएस का भी है, आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। हाँ तो वो साइंस फील्ड में है, तो मैं ज़्यादातर मेरा वो ही रहेगा ड्रीम कि मैं साइंस में ही रहूँ। चलिए बहुत है। अगर केमिस्ट्री में किसी भी विद्यार्थी को जो 11th-12th में है, अगर आपको कोई भी समस्या है तो सर आप तो ज्ञानकोश के विद्यार्थी मित्रों में भी शामिल है। मित्रों मैं ज्ञानकोश विद्यार्थी मित्र के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक मुहिम है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी मित्र यानी कि विद्यार्थी मित्र जो हमारे समाज के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमने सेलेक्टेड जो समाज के जो इंटेलिजेंट्स है उनको हमने सेलेक्ट किया है। आपके कोई भी सवाल का आंसर तुरंत विदिन 1 आवर के अंदर आपको मिल जाता है। पहले 24 घंटे का था लक्ष्य, लेकिन जैसे जैसे साथ जुड़े हर फील्ड के सर हमारे इसमें आप भी जुड़े। तो केमिस्ट्री को लेकर अगर कोई भी सवाल हो, चाहे कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा उल्टा कोई भी सवाल हो, आप बस पोस्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पे, किसी भी ज्ञानकोश के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, आपको जो है तुरंत आपका जवाब मिल जाएगा। सर ऐसी उम्मीद मैं भी करता हूँ, है ना सर? तो ताकि कहीं ना कहीं विद्यार्थी को ऐसा नहीं लगे कि मैं कहाँ जाऊँ। ऐसा होता है कि सर स्टूडेंट कोचिंग कर लेता है, उसके बाद जो है ना वो उसकी तैयारी होती है स्टार्ट, उसके बाद वो कहता है वो कोचिंग के टीचर को भी नहीं पूछ सकता है। हाँ, इसलिए हमने ये मुहिम स्टार्ट की। हाँ, जो समाज के जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो उन बच्चों की मदद करें। हाँ, सही है? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उनको पहले से ही गाइडेंस मिल जाएगा कि मेरे को कौन सी कोचिंग में जाना चाहिए, और उनको सीनियर्स डायरेक्ट मिल जाएंगे। काफ़ी बच्चों की हमने मदद भी की, हाँ, आयुर्वेदिक टीचर हो चाहे एलोपैथिक हो, काफ़ी विद्यार्थियों की हमने की। एक सवाल सर वीरेंद्र जी सवाल है राठौड़ साहब का कि पीएचडी करने के लिए एग्जाम होता है पहले, उसके बाद भी दिया क्या? नहीं, इंडिया में तो ऐसा CSIR नेट एक करके एग्जाम होता है। CSIR नेट एग्जाम, CSIR, अच्छा, नेशनल टेस्ट एजेंसी। अच्छा, उनका एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम करवाती है इंडिया में, जिससे अपने को
जो भी कोई भी कॉलेज से हो, चाहे आप एमएससी कर रहे हो, कोई भी कॉलेज से, अगर आपकी सीएसआई नेट में अगर आपकी रैंक अच्छी है तो वो लोग आपको डायरेक्ट पीएचडी में ले लेंगे और उसके साथ में वो स्कॉलरशिप मिलती है। पीएचडी के लिए एक एग्जाम देना पड़ेगा? हाँ, इंडिया में देना पड़ेगा। और आपकी आप जो बोल रहे हो मैं फॉरेन से पीएचडी करूँगा, वहाँ पे क्या सपोर्ट एग्जाम सपोर्ट और उनका छोटा मोटा कोई इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है, ठीक है, वो सपोर्ट के अगर सपोर्ट होगा और इंटरव्यू और प्लस आपका जो भी आपने जो मेल किया उनको, उसमें आपने क्या क्या कंटेंट डाला है, मेन कंटेंट पे होता है। बीच में एक और ये सवाल आ रहा है वीरेंद्र जी का ही कि पीएचडी के लिए नेट जेआरएफ होता है? हाँ, जेआरएफ होता है, जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है। अच्छा। हाँ, वो 35,000 करके आप प्रोफेसर क्या प्रोफेसर बन सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट नहीं, जेआरएफ से अभी कुछ कॉलेजों में प्रोफेसरशिप करने के लिए जेआरएफ चाहिए। जैसे कोई भी प्राइवेट कॉलेज है, आपको वहाँ पे प्रोफेसर और नेट जेआरएफ अलग अलग है या एक ही है? नहीं, दोनों एक ही होता है। एक का एग्जाम जून में होता है, एक का एग्जाम दिसंबर में होता है, ऐसा होता है। मतलब थोड़ा स्टेप, अच्छा, एग्जाम एक ही होता है? हाँ। इसके अंदर रैंक अलग अलग होगी क्या? जैसे आरएस वाला, जैसे एग्जाम एक ही है, रैंक अलग अलग होगी क्या? आरएस में किस फील्ड पे क्या गया? ठीक है सर, तो ये तो आपकी एक शैक्षिक जो जर्नी रही है, अंतिम में आकर यही है कि आपको एक प्रोफेसर बनना है, उसके बाद में आरएस आईएएस। अब मैं थोड़ा पारिवारिक की तरफ ले जाना चाहूँगा कि आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा और इस बीच आपको क्या कुछ समस्या हुई? ऐसी समस्या जो जनरल समस्या होती है स्टूडेंट के लिए, बहुत सारी होती है, कोई ना कोई उनको बस कहता है अरे यार बहुत है तेरे लिए, क्या करेगा तो करके, या तो ऐसे ये नहीं होगा। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है तो ज़रूर बताइए सर। मेरे साथ वैसे प्रॉब्लम्स में तो फाइनेंशियली मेरे को कोई प्रॉब्लम आई नहीं अभी तक तो जी, क्योंकि मेरे ननियाल पक्ष से मेरे को बहुत फाइनेंशियली फुल, एक तरह से मेरे नाना ने मेरे को एक मेरा बेटा माना है कि मेरा बेटा है ये, मैं उसको सब कुछ करूँगा। तो वैसे हर बच्चों को पसंद होता है। हाँ, और मेरे मामा जी हैं, दोनों मामा जी मेरा फुल सपोर्ट करते हैं, फुल एकदम फुल। नेम जी और ओम जी सर। हाँ, और पलासनी मेरा ननियाल है। अच्छा, पलासनी गाँव। हाँ, कहीं ना कहीं पलासनी गाँव भी आज गौरवान्वित होगा कि यार हमारे गांव का बच्चा। मेरे पास ऐसे कहीं कॉल भी आया कि यार हमारे गांव का बच्चा है। हाँ। उदरी आवास तो आपका घर है? उदरी आवास मेरा घर है। तो मैं सुबह से 2-3 फोन आए क्या रे मानो वो कड़ा है भाई, कड़ा है, मैं कि बस थोड़ा नेचर है वो। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं उदरी आवास से मैं क्या वहाँ पे इतना रहा नहीं, तो इतना मेरे को जानते कम है। शुरू से आप ननियाल में? हाँ, शुरू से ननियाल में, और ननियाल पक्ष से मेरे को फाइनेंशियली चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो वहाँ से मेरी सॉल्व हो जाती है सारी। आपसे पहले सर एक रवीश सेंचा नाम से उनका हुआ था, उनके भी ननियाल पक्ष ने बहुत सपोर्ट। मेरा जूनियर और आपको जानते भी? हाँ, मेरे को जानते हैं अच्छे से। उसके बाद में सर कुछ ऐसी समस्या है जो आपको याद आ रही है कि जो जनरल समस्या होती है? मेरा ननियाल पक्ष ने मेरी इतनी हेल्प की है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। मेरे को जैसे देखा जाए कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। किसी ने आपको डिमोटिवेट किया हो तो? नहीं, डिमोटिवेट करते तो मेरी फैमिली, मतलब जो भी मेरे जो रिलेटिव्स है वो मेरे को ऐसे डिमोटिवेट होने नहीं देते। वो बोलेंगे, मेरा पहले आईआईटी में नहीं हुआ था, पहले फर्स्ट ईयर में मैंने 12th के बाद में मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था, मेरे को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ, मतलब क्या है, हुआ ही नहीं। लोग तो बोलेंगे कि उसने वहाँ पे किया था तो उसका तो हुआ नहीं, क्या कर रहा था वहाँ, वो सब क्वेश्चंस होते हैं। पर मेरी फैमिली ने कहा नहीं बेटा तो आगे कुछ और कर, कुछ और सोच, क्योंकि अपने इधर फैमिली में इतने हैं नहीं पढ़े लिखे। सही है। तो उन्होंने बोल तू फिर से सोच क्या तेरे को करना है क्या नहीं करना है। लग रहा है आपकी फैमिली वालों ने यही कहा कि पढ़ाई पे ध्यान दो बस, तू जो कर वो कर आराम से। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो, सपोर्ट करेंगे, चाहे वो आर्थिक हो चाहे कैसे भी हो, सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हम तो इतना जानते नहीं है, और तू बाहर से कहीं से भी, मतलब जैसे आपके टीचर्स है, कुछ अच्छे स्टूडेंट है, सीनियर है, वहाँ से आपने जानकारी इकट्ठी की और अपना लक्ष्य ले दिया। हाँ, मैंने ये बीएससी, जैसे जब मेरा ऐसे चेंज हुआ था कि मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी है, पहले मेरा था कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लेंगे, आईआईटी एनआईटी कुछ भी मिल जाए तो वहाँ से मेरे को अच्छी जॉब मिल जाएगी। पहले 12th लेवल पे बच्चा इतना ही सोचता है कि मेरे को जॉब मिल जाएगी अच्छी और तो सब सेटल हो जाएगा। फिर बाद में मैं मुंबई गया, तो मुंबई में जाने के बाद मेरे को ये लगा कि मेरे को पीएचडी बाहर से करनी चाहिए। बाकी पहले मैंने 12th बेसिस पे मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कभी लाइफ में बाहर भी जाऊंगा। बाकी अभी फिर मैं मुंबई गया तो वहाँ पे मेरे दोस्त लोग सब मिले, तो वहाँ टीचर्स वगैरह सबसे मैं रोज़ बात करता था। वो टीचर्स भी बोलते थे तेरे को इतना क्या है, मतलब बोलते हैं जल्दी बोलते हैं तेरे को इतना क्या है, अभी पहले बीएससी तो कर ले, उसके बाद में देखेंगे। हाँ, तो मैं रोज से बताऊंगा वो क्या बोलते हैं अपने, जैसे मारवाड़ी में बोल के मातो मत खा रोज। अरे यार तो मत कहते, वो तो कर भाई, बाद में बोल, बाद में देखा। आपके पलासनी से भी मैसेज आ रहा है कि शेषाराम जी कह रहे हैं कि जरूर सर पलासनी आज प्राउड फील कर रहा है। हाँ, शेषाराम जी सीवी साहब, ये आप इनको जानते हो सर? हाँ, उस दिन मेरे साथ में आए थे वो। अच्छा,
अच्छा सर, वीरेंद्र जी का एक और मैसेज आया कि अभी जो है कोरोना चल रहा है, आपको पता ही है कि कोरोना इस वक्त पूरा देश महामारी झेल रहा है, और उसकी में स्कूल और कॉलेज सारी बंद है, तो ऐसे में विद्यार्थी क्या करें? कॉलेज बंद, स्कूल्स बंद, कोचिंग बंद, अब विद्यार्थी घर में अकेला, उसका लक्ष्य IIT। सबसे पहले तो मेरा यही रहेगा कि सबके लगभग 90% के पास मोबाइल है, तो वो लोग अपना जो भी मोबाइल है यूट्यूब पे 12th बेसिस की क्लासेस भी सारी होती है, BSc बेसिस की भी होती है, और जो डाउन लेवल है वहाँ तक की भी सारी, प्राइमरी लेवल की भी सारी क्लासेस यूट्यूब पे सारी अवेलेबल है आजकल, फ्री ऑफ कॉस्ट। और नहीं, और बहुत सारे बच्चों के पास, हाँ मैं मानता हूँ कि बहुत सारों के पास मोबाइल नहीं है, और बहुत सारे पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि नहीं मोबाइल नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, होती है ये फेस टू फेस जो भी है, जो मैंने देखा है वो। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं मोबाइल उनके पास नहीं है, हाँ मोबाइल नहीं है, अलग से बड़ा है, मोबाइल भी नहीं है, और बहुत सारों का ये भी होता है कि मोबाइल हम देंगे नहीं बच्चों को, बहुत सारे लोगों का है, क्योंकि ये तो हाँ ये मतलब ये है समाज में, ये है, ये सब चीज़ें हैं, तो बोलनी पड़ेगी। मैं लाइव पे बैठा हूँ तो मैं ज़रूर बोलूँगा। हाँ तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करें ऐसे में, मतलब अब जो भी मोहल्ले में रहते हैं, कोई 12th मान लो, कोई 12th पास है या कोई 10th पास है, तो वो अपने जो भी डाउन क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनको वो गाइड करें, या फिर जो 10th में जो भी बच्चे हैं तो अपने 12th वाले सीनियर के पास बैठें कि मैं कैसे पढ़ाई करूँ, या तेरे पास कोई पुराने नोट्स है क्या, वो मेरे को दे दे। और जैसे मैथ्स है, साइंस है, जो भी ये सब्जेक्ट है, तो वो अपने सीनियर से कर सकता है, वो आराम से बता सकता है सीनियर, वो आपसे भी पूछ सकता है। हाँ मेरे से भी पूछ सकता है, मेरे से भी आराम से पूछ सकता है। वो बच्चा CV ज्ञान सेवा संस्था से भी पूछ सकता है कि मुझे इस वक्त ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे मदद चाहिए, तो आपको तुरंत मदद मिलेगी। समाज के बच्चों के लिए हम 24 घंटे है, 24 घंटे, चाहे दिन हो या रात हो, 365 दिन और 24 घंटे हम साथ में हैं उनके। और सर होना भी चाहिए, जब विद्यार्थियों को समर्पित है तो विद्यार्थियों के लिए ही हमें वर्क करना चाहिए। और अच्छा, उसके बाद आपको सपोर्ट नहीं, आपको टीचर्स सर जिन्हें आपको बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उनके नाम जरूर आप बताइए। मेरे जो मैं IG स्कूल में था, तो मोहनलाल जी अगले सर थे, क्योंकि मेरा क्या था कि मैं बहुत हाइट में बहुत छोटा था। स्कूल में 12th क्लास में मैं पढ़ता था, बिल्कुल हाइट कम थी, लगभग मेरे को सब जानते हैं। बिल्कुल। और सुमित सर तो मेरे को छोटू सिंह नाम से ही बोलते हैं। हाँ सुमित सर तो मेरे को छोटू सिंह ही बोलते थे, और प्रवीण सर, ऑलमोस्ट सारे फैकल्टीज मेरे को जानते। मैं अपने प्ले ग्राउंड में प्रार्थना वगैरह होती है, तो बहुत बार मैंने वो न्यूज़पेपर भी वहाँ पे रीड किया है, बहुत सारी आपने मतलब एक्टिविटी में भाग लिया। हाँ एक्टिविटी में वहाँ और मेरा यही कहना है मित्रों कि आप स्कूल कॉलेज में जो भी एक्टिविटी होती है ना, उसमें आप जरूर भाग लें। हाँ, क्योंकि उससे आपका दिल खुलेगा और बोलने में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। सामने आओगे तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन ऐसे कहते हैं ना, करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। हाँ, वो वाली बात सही है ना सर। और इसी तरह आपने भी आगे बढ़ा, आपका भी दिल खुला, आपने भी दिल खोल के, इससे हमें टीचर्स भी हमें जानते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा है जो बार पूछ रहा है। और मेरे फेवरेट टीचर की लिस्ट में भोलाराम जी। हाँ उनका बहुत आदर करता हूँ मैं, आज भी बहुत आदर सर। बहुत धन्यवाद आपका भोलाराम जी सर, मोहनलाल जी आगे सर, सुमित सर। हाँ बहुत धन्यवाद आपको। हाँ क्या हुआ था कि एक है छोटी सी स्टोरी मैं बता देता हूँ जी। मैं यहाँ पे बिलाड़ा आया था तो वो बच्चे का होता है ना कि गांव से अभी यहाँ आ गया तो टाइम पास नहीं होता है, और जो भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, जैसे खाने पीने की प्रॉब्लम है, तो भोलाराम जी सर और मेरे एक बुरा सा है, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। तो उन्होंने बोला बेटा तू यहाँ रहेगा तो ऐसे बन जाएगा, वो बन जाएगा। तो एक बच्चे के मन में एक लालच आ जाता है कि हाँ मैं यहाँ रहूँगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, संडे तू घर चले जाना, 6 दिन यहाँ पढ़ाई कर लेना, फिर घर चले जाना। ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को होती है, तो भोलाराम जी सर ने मेरी बहुत हेल्प की इस मामले में। जो सर एक बहुत ही शानदार सवाल आया, शायद कहीं ना कहीं मेरे भी मन से निकल गया है कि वीरेंद्र जी एक बार फिर आपसे सवाल पूछ रहे, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। वाकई में मैं सच में भूल गया कि आपकी जो पढ़ाई है उसके साथ साथ आपकी और भी हॉबी क्या है? पढ़ाई के साथ में आप सभी को पता है, सभी को पढ़ाई उसके और भी पढ़ाई के साथ साथ आपकी हॉबी क्या रही है? हाँ पढ़ाई के साथ साथ एक हॉबी है जो आप सबको पता है। और अभी 2 मिनट के अंदर हम आएंगे वहाँ पर। हाँ मेरे को थोड़ा सिंगिंग में भी मेरे को भजन सुनना बहुत पसंद है। और गजेंद्र जी आपके कब से हो गए? कोई ऐसा नहीं बचपन से ही गजेंद्र? नहीं गजेंद्र जी राव साहब का तो मतलब 1-2 बार मिलना हुआ था, उन्होंने अच्छे से मतलब ऐसे पर्सनली मिलना हो गया। पर्सनली हाँ बहुत बार मिलते हैं, पर्सनली 1-2 बार मिलना हुआ, तो उन्होंने मतलब एक अपना छोटा भाई मान के ऐसे मेरे साथ में ऐसे बातचीत की, तो वहाँ से लेके मैं उनको बहुत मानता हूँ। डायरेक्ट लिंक है गजेंद्र जी? हाँ डायरेक्ट लिंक है। और मैंने उनको बोला सर मेरे को भी ये सब थोड़ा बहुत सीखना है, तो उन्होंने मतलब ऐसे बात की जैसे कि मैं उनका छोटा भाई, रियल छोटा भाई हूँ। तो उन्होंने बेटा भाई ऐसे ऐसे हो जाएगा, तू कभी जोधपुर आना, हम मिलते हैं अच्छे से, ऐसा।
सर देखिए, एक रमेश जी चौधरी साहब ने कितना ज़बरदस्त कहा है कि चलते रहे कदम किनारा ज़रूर मिलेगा, अंधकार से लड़ते रहे सवेरा ज़रूर खिलेगा, जब ठान लिया मंजिल पर जाना, जब ठान लिया मंदिर पर जाना तो रास्ता ज़रूर मिलेगा। जरूर जरूर। वाह रमेश जी वाह, क्या बात है। बहुत बहुत एक दिन आइए, आप भी आए रमेश जी, लाइव आइए फिर तो आपसे भी कुछ ऐसे हमारे गुरुश्रेष्ठ भी, इनको भी मैं मानता हूँ, भरत जी सेठ भी बेंगलोर में है। अच्छा, तभी तारू जी को सिंगिंग का हॉबी है ऐसा, इसलिए कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, भरत जी को भी बहुत मानता हूँ। आप भी सिंगर है, आगे लिखा हुआ है सिंगर। आप भी सिंगर है, भजन गाते साहब। कभी अभी आइए मारवाड़ तो आपकी भी सिंगिंग टेस्ट कर लें एक बार। तो सर ये एक हमने जाना आपकी एक बार सेक्स जो लाइफ थी, जो शिक्षा से संबंधित लाइफ, पारिवारिक लाइफ। अब हमारा जो कदम है जो आपकी कलाकारी से, तो आपका ये फील्ड रहा शुरू से ही, आपने इंटरेस्ट लिया, नाना जी का आपको बहुत सपोर्ट रहा, गजेंद्र जी का बहुत सपोर्ट रहा। अब मैं चाहूँगा कि आप जो है इस अंतिम पड़ाव में जो 2-4 मिनट का जो है, इसमें आप एक भजन जरूर सुना दीजिए, क्योंकि कुछ भजन कलाकार भी आपको सुन रहे हैं इस वक्त, तो वो कब से वेट कर रहे हैं। खास करके हमारे जो सुरेश जी वो 2 दिन से वेट कर रहे हैं कि यार गजेंद्र जी राव के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनको बोलना कुछ सुनाए। मैंने कहा चिंता मत कीजिए, ये तैयारी है। तो सर आपके मुंह से एक भजन सुनाऊंगा, आप चाहे तो पानी आराम से पी सकते हैं, काफ़ी थक गए होंगे। नहीं तो ऐसा आराम से, क्योंकि भजन के समय वाणी एकदम आराम से आनी चाहिए। सही है सर? भजन के साथ, भजन में 2 मिनट का टाइम लूँगा अभी, और उसी के साथ में मैं जो भी मेरे साथ में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जिनको IIT जैम के बारे में कुछ भी पूछना हो, चाहे कोई भी बुक हो, चाहे कोई भी लेक्चर चाहिए, उनको वीडियो लेक्चर चाहिए या फिर कोई नोट्स चाहिए, तो आजकल तो सब व्हाट्सएप का चल रहा है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया जितना भी चल रहा है, तो मैं उनको PDF सेंड कर दूंगा। और जिनको भी गाइडेंस चाहिए कि 12th के बारे में क्या करें, 12th के बाद में क्या करें, तो 12th के बाद में मैंने आपको बता ही दिया है, BSc करो या फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाओ। इंजीनियरिंग करो तो प्राइवेट कॉलेज से प्लीज़ कोई भी नहीं करें। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज से करें? हाँ, प्राइवेट कॉलेज से। विद्यार्थी प्लीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप इंजीनियरिंग करो तो गवर्नमेंट कॉलेज से करें। हाँ, उसके लिए JEE का एग्ज़ाम होता है, और पहले एक AEEE करके एग्ज़ाम होता था, वो तो बंद हो गया। अभी JEE में 2 ब्रांच हो गई, JEE मेंस और JEE एडवांस। तो इंजीनियर जिनका भी सपना है मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, तो आप प्लीज़ पहले मेहनत कीजिए, क्योंकि बाद में आपको पछताना नहीं पड़े। सही है। क्योंकि मैंने तो देख लिया, मैंने जब MIT में एडमिशन लिया तो मैंने पहले इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। उसके बाद में मैंने BSc में आया हूँ, मैं चेंज किया मैंने कहा नहीं, इसमें मेरा होगा नहीं कुछ। तो आप पहले या तो पहले मेहनत कर दें या बाद में मेहनत करें, तो दोनों तरफ आपको ही करना है सब कुछ। जो करना है स्टूडेंट को खुद को ही करना है। रतन जी से भी कह रहे हैं बाणु जय श्री आई जी। हाँ, रतन जी जय श्री। मामा जी क्या आपके? नहीं, रतन जी है, पूना है। तो सर ने अभी कहा है तारू जी ने कि आपको जो भी सपोर्ट चाहिए विद्यार्थियों, प्लीज़ आप हमसे संपर्क कीजिए, हम इनके नंबर दे देंगे। हालांकि सोशल मीडिया पे नंबर मैं इसलिए नहीं बोल पाऊँ क्योंकि फिर नंबर वो वायरल हो जाते हैं, तो हो सकता है कोई किसका क्या यूज़ ले। वैसे तो यूज़ सही लेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको इनके नंबर दे देंगे। आप इनसे कोई भी समस्या हो बेझिझक आराम से पूछिए। हाँ। फिर ये नहीं पता तो फिर आप मुझे बनाओ। हाँ। मैं इनको कहूँगा भाई, और तो क्या। तो सर अब हम बच्चे और बड़े, क्या आपका कुछ और विद्यार्थियों के लिए संदेश है? विद्यार्थियों के लिए बस यही संदेश है कि आप अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट करें, और जो भी और जो जिसने भी अभी 12th जिन्होंने भी अभी 12th पास किए, तो अभी तो कोरोना की वजह से सारे कॉलेज बंद है। हाँ। और बहुत सारी मतलब एग्ज़ाम भी नहीं हुए इस बार। जैसे BHU का एग्ज़ाम हो गया था तो किसी को पता ही नहीं चला, मेरे को भी नहीं पता चला, मेरा भी ऐसे ही चला गया एग्ज़ाम। और जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें भी आप BA कर सकते हो, और जयपुर में है सुबोध कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ से भी कर सकते हो आप BSc। और जो भी इंजीनियरिंग का सपना जो देख रहे हैं, तो मैं सबको यही बोलूँगा कि आप पहले एग्जाम क्रैक करें, उसी के बाद आप इंजीनियरिंग करें। क्योंकि और अगर आपको कोई भी आर्थिक रूप से सहायता हो, चाहे कैसी भी सहायता हो, तो आप संस्था से जरूर संपर्क करें। जरूर ज्ञान कोश आपकी पूरी मदद करेगी। सर कुछ बुक्स के नाम जो इस वक्त कुछ आपके दिमाग में आ रहे हैं? जैसे केमिस्ट्री में तो मैथ्स में देखा जाए तो RD शर्मा मैथ और हाँ, और केमिस्ट्री में MS चौहान। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है। और एक बुक कौन सी थी, एक ऑर्गेनिक की क्रथर्स बुक है, वो बहुत हाई लेवल की हो जाती है, वो बुक आप पढ़ें। खैर सर, आप आपके मन में जो भी हो आप मुझे पोस्ट करना। हाँ। मैं उसको ज्ञान को से पोस्ट कर दूंगा, जो मतलब इस वक्त जो बच्चे जो घर पे बैठे हैं वो कौन सी अच्छी बुक से पढ़ेंगे। ठीक है सर, तो अब हम लोग बढ़ेंगे। सर के भजन आराम से आप सुनिएगा। मुझे नहीं पता कितने भजन सुनाएंगे, 1-2 जो भी है। वैसे भजनों का जहाँ तक देखा जाए तो ऐसे इतना मैं ज़्यादा सिंगिंग नहीं करता, मतलब खुद जैसे रहना गुनगुनाते। जैसे अभी मैं घर से आया, जो आज के जो बच्चे हैं ना,
हाँ, वो मैं भी फिल्मी नहीं हूँ, सच में भजनों में इंटरेस्ट नहीं है, वो फिल्मी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है हाँ उनको। तो हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल। जैसे अपने जो पहले की जो जैसे अपने दादाजी है, परदादाजी है, हाँ। उन्होंने जो एक शाखा बना रखी है कि सबको थोड़ा थोड़ा सब करना चाहिए। तो आपको मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग अभी बोलते हैं हम तो भगवान को मानते ही नहीं है, ये नहीं है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब होता है, भगवान भी है तभी तो हम हैं, बाकी कौन, बाकी क्या सही है। कहीं तो ना कहीं आस्था होनी चाहिए। आस्था होनी चाहिए, आस्था से बहुत अच्छा विश्वास आता है ये अंदर। तो उसी में डूब जाए तो बात अलग है, लेकिन हाँ, आस्था तो- जरूर होनी चाहिए। हाँ, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अपने आस पड़ोस में कहीं पे भी सत्संग हो या कुछ भी छोटा मोटा भजन हो तो ज़रूर जाएं और वहाँ पे आप हेल्प करें। ऐसे नहीं कि ये जाके बहुत बैठ गए और मोबाइल चला रहे हैं। हाँ, और एक सबसे बहुत बड़ी शानदार बात है। सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँगा आज के लाइव में कि आप जो भी ये आपके पास में आपके मम्मी पापा या कोई भी बड़े दादाजी बैठे हैं तो आप ऐसे फ़ोन लेके ऐसे स्क्रॉल नहीं करें बार बार। अच्छा। सबसे बड़ी बात आप अगर आपको उनकी इज्जत करनी है तो ये आप बंद कर दीजिए प्लीज़। किसी को अच्छा लगता है, किसी को कुछ लगता नहीं है, किसी को बहुत बुरा लगता है, उससे आपकी डाउन हो सकती है। ये बात सही है कि हाँ, ये हाँ, आया तो मोबाइल- सत्संग में फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहा है। सत्संग के समय आप भगवान की लीन में थोड़ा हाँ, और आपको हाँ। सुकून मिलता था। मैं भी स्टार्ट करूंगा सर आज से। हाँ, हाँ। मैं पहले नहीं जाता था, सही में मैं नहीं जाता था, लेकिन मैं भी आज से कभी कभी जाऊंगा। हाँ, मुझे भी हाँ, समझ तो में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बात, गुनगुनाऊंगा जरूर। बहुत अच्छी बात और है। कुछ नहीं तो वो उसको क्या कहते हैं सर, वो बजाते ना कुछ मंजीरा है, ढोलक मंजीरा है। जरूर बजाऊंगा। तो अभी दिनेश जी इतना बोल रहे हैं तो मैं 2 लाइन सुना देता हूँ। 2 लाइनें नहीं, 4 लाइनें सुनानी है। आज नहीं, इतना मेरे को नहीं है इतना। तो गुरु जी का ये भजन है। अच्छा, गजेंद्र जी राव का। हाँ, गजेंद्र। ध्यान से सुनना मित्रों, अभी कोई कमेंट नहीं करना है, उसके बाद में लाइक तो जरूर करना है। कमेंट मत कीजिए कुछ देर, मैं आपके सवाल वैसे पढ़ रहा हूँ। और रतन जी बोल रहे हैं आई माता की जय। बिल्कुल सर, आई माता की तो सदैव जय ही है। हाँ, रतन जी भी हमारे वहाँ तभी ये कह रहे हैं कि पुणे के भजन सिंगिंग सिंगर, सीखो तो मुझसे सीखो। मैंने कहा आपको भी लेके आएंगे। भजन सम्राट है हमारे पुणे में। बिल्कुल। अच्छा, छोटी तभी मा- आप इतना कह रहे हैं हाँ, कि जागरण वगैरह में भजन हमारे घर सीखना पे है भी तो आते हमसे हैं। सीखो। हाँ आपसे भी सीखेंगे सर, आप भी एक दिन आना कभी लाइव। हाँ जरूर। संपर्क कीजिए हमारे संस्था से। तो सर आप बिल्कुल, समय हो गया है, लोग भी इंतजार कर रहे हैं आपकी तो जो एक ये- अलग प्रतिभा है उन घुसने के लिए। अभी मैं एक गुरु वंदना प्रस्तुत करूँगा। थोड़ी आवाज तेज रखिए सर। और भला सब उठ जो मेरे ना रूठे गुरु रूठा मेरे ना सरे मैं करूँ गुरु की से। वाह भाई वाह। एक गुरु जी के गुरु सब चाहे कुछ को सब रूठ जाए पर हमारे गुरु जी नहीं रूठने चाहिए, क्योंकि अगर गुरु रूठ गए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। गुरु बिन घोर अंधेरा। हाँ हाँ, ये भी भजन आपने याद दिला दिया अभी। अरे वाह, तो एक और भजन चार किया तो। मैं सिर्फ 2 या 3 पंक्ति जो मेरे को आती है अच्छे से वो ही मैं गाऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, आराम से। अरे गुरु सदीखा दे हमारे मन भावे रे सारे मन भावे, गुरु काटे भर मरी जान जीव सुख पावे। हे गुरु सदीखा देवे हमारे मन भावे रे सदाई मन भावे, गुरु काटे भर मरी जान जीव सुख पावे। बस 2 लाइन ही, इतना ही मेरे को आता है, जितना इतना। तो मतलब क्या रहा सर? तो मतलब गुरु जी जैसे देव हमारे मन के अंदर बसे रहे हमेशा और सदा ही बसे रहे बस। और एक आपने हाँ, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा सुनता हूँ, गुरु बिन घोर अंधेरा। अब ये भी भजन मेरे को पूरा आता नहीं है वैसे, मैं बस ऐसे गुनगुनाता हूँ और मेरी एक रुचि है ऐसे। और इसी के साथ में बिल्कुल ऐसी रुचि होनी भी चाहिए, कहीं ना कहीं इसको सुकून और मिलता है। हमारे रतन जी सिरवी का फेवरेट भजन है अम्बापुर अवतार लियो माँ बिलाड़ा आई। ये भी भजन कभी नेक्स्ट अभी जो लाइव होगा तो उसमें मैं रेडी करके लाऊंगा। ऐसा करते सर, एक दिन आपका भजनों का ही लाइव कर देते हैं और तो सही ना? नहीं इतना 2-4 भजन गा लेना आधे घंटे और तो क्या, तो जिससे ये सब हो जाएंगे। देखो भजन कलाकार मैंने कहा ना खूब सारा है, देखो ये कि लगातार कमेंट आपको पढ़ रहे हो सामने। तो मित्रों, अगर आपको कोई और समस्या रहे तो फिर हम इस लाइव को पूरा करते हैं। आपका बहुत ही शानदार आज लाइव हो गया। मेरा संदेश सबको यही है कि आप जो भी मेरे साथी हैं, स्टूडेंट हैं जो भी, तो पहले आप पूरी जानकारी लें। जो आपको करना है सबसे पहले तो आपको करना है क्या है वो डिसाइड करें। वो भी बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं क्या करना है। तो आप पहले खुद के अंदर झांकिए, आपको क्या करना है, आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं, आप क्या कर सकते हैं। वैसे कर तो कुछ भी सकते हैं, पर मन में सबके रहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इतना सबको रहता है। जैसे मेरे को अभी पता है कि मेरे को RAS और IAS लेवल पे नहीं जाना चाहिए, मेरे को लगता है तो मैं नहीं जा रहा हूँ। और अगर ऐसे डायरेक्ट आप चांद पे आप डायरेक्ट नहीं चढ़ने की कोशिश नहीं करें, पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलें। चांद पे डायरेक्ट नहीं जाएं। शॉर्ट ट्रिक्स हाँ, शॉर्ट ट्रिक्स आपको नहीं जाए। हाँ, शॉर्ट रास्ता अपनाओगे तो फिर मात खा जाओगे। हाँ, ये सब। हाँ, तो ये समय लगता है, थोड़ा धैर्य रखिए पढ़ाई और में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ बोलने या देखने में अच्छी लगती है, बाकी जब करने जाए
करने जाए तो बहुत मुश्किलें आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी तो बोल रहे हैं हम तो जेईई की तैयारी करते हैं, हम तो ये कर रहे हैं। मैं भी बोल रहा था एक दिन, मैं भी ये सब कर रहा था, मैंने भी हवा में वो JEE का किया था। और मैं बेस्ट तो साल को नहीं बोल सकता, पर मैं वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, केमिस्ट्री को लेके भी बहुत सीखा है, मेरा सब्जेक्ट भी अच्छा हुआ है। पर मेरे को वहाँ पे एक सक्सेस नहीं मिली थी पहले उस टाइम पे। जैसे तभी इसीलिए आपका आज लाइव इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो पहले इस वक्त ये भी सोच तो अभी तो आप सबके साथ में कोई भी समाज का हो या कोई अदर भी कोई भी हो, जो भी मेरा लाइव देख रहे हैं, तो मैं सभी को यही बोलूँगा जो भी साइंस है वो मेरे से कांटेक्ट करें या दिनेश जी से कांटेक्ट करें, सुरेश जी से कांटेक्ट करें, सभी फेसबुक पे सारे मिल जाएंगे। तो आप गाइडेंस ले सकते हैं आराम से, इजीली कभी भी कॉल करें, गाइडेंस ले सकते हैं। और या फिर अदर आपके आसपास कोई भी फैकल्टी, और बहुत सारे आजकल ऐसे भी दिनेश जी लोग हो गए हैं कि नेगेटिव बोल देते हैं, हाँ करो क्या है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि दिनेश जी कर रहे हैं IIT की तैयारी तो मैं भी कर लेता हूँ, वो भी नहीं होना चाहिए। वो भी नहीं है कि मेरा दोस्त ये कर रहा है मैं भी ये करूँगा। हाँ, वो भी मैं तो कहता हूँ चाहे शिक्षा से संबंधित हो चाहे बिजनेस से संबंधित हो। हाँ, मेरा दोस्त ये बिजनेस कर रहा है मैं भी करूँगा। हाँ, रतन जी बार भजनों को लेकर बिजनेस है आपका। रतन जी भाई साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने इतना मेरे को सिखाया नहीं। तो रतन जी थोड़ा इनको सिखाइए, मैं बोलूँगा लगा के कमेंट के साथ आप लेकिन आइए, हम बातचीत कीजिए। पुणे में थे भाई साहब, आएंगे कभी ना कभी मार पड़ाएंगे, हमसे संपर्क करेंगे। रतन जी भाई साहब ने सिखाया नहीं है इतना। तो अभी जब भी सिखाएंगे तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगा एक बार। ज़रूर सर ज़रूर। तो ये थे आपके सामने श्रीमान TR सिरवी, तारू जी सिरवी, दुलियावास के रहने वाले और पलास में इनका ननियाल। इन्होंने बताया कि मैंने सबसे पहले क्या किया, उसके बाद में मेरा स्टेप बाय स्टेप, और अंतिम में फॉरेंसिक PhD करके IIT प्रोफेसर बनना। पारिवारिक जो सपोर्ट था बहुत ही शानदार रहा, और जो इनके ननियाल पक्ष का जो सपोर्ट रहा बहुत ही शानदार रहा। लेकिन यदि आपको कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत हो, चाहे वो बुक से संबंधित हो, नोट से संबंधित हो, या आर्थिक कोई परेशानी हो, बेझिझक आप मुझे अपना भाई समझकर, पूरी संस्था के सभी सदस्य को भाई समझकर आप आराम से बोलिए। फिर हम आप अगर किसी सब्जेक्ट को लेकर सवाल से संबंधित समस्या है तो मैं आपको तारू जी से संपर्क करवा दूंगा। खासकर केमिस्ट्री जैसे फील्ड्स को लेकर आप इनसे संपर्क कीजिए। आपकी कोई भी सवाल हो आपको तुरंत उनका जवाब मिल जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगी। समाज का हर एक विद्यार्थी संतुष्ट रहे, यही हमारी कामना है। और मैं इसके साथ ही साथ सभी सदस्यों का धन्यवाद दूंगा। श्रीमान वीरेंद्र जी सर, माधु जी सर जो पिचिया के हैं, रविंद्र जी सर और राकेश जी राठौड़ जो बिलाड़ा के हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी सदस्य एक बार मेरे पीछे आ जाइए, ताकि जो दर्शक हैं आप लोगों को कम से कम देखें तो सही। आप आइए प्लीज़, ये अभी तो क्या साइड में बैठे हैं। गजेंद्र जी राव साहब, दिनेश जी गजेंद्र जी राव साहब लाइव देख रहे हैं, उन गुरु जी को प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा सर भी लाइव देख रहे हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके ये क्या कहते हैं शिष्य जो है बहुत अच्छे भजन सुना रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इनको और भी भजन सिखाएं। बिल्कुल सर, ये तो बहुत बड़ी बात है। गजेंद्र जी सर आप इनको शेयर जरूर कीजिए, आपके जितने भी ग्रुप से आपका स्टूडेंट है ये समझ लीजिए। गजेंद्र गत्सा के ग्रुप से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ साथ में। तो बहुत बड़ी बात है सर। तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप मेरा क्या मानकर एक बार पीछे आइए, ताकि आपको भी हमारे जो दर्शक है देखे। श्रीमान वीरेंद्र राठौड़ सर और माधु जी सीरी पिचियाक से, रविंद्र सर आपको रेजिडेंस कहाँ सर? अच्छा बिलाड़ा से ही। और उसके बाद राकेश जी राठौड़, बहुत सपोर्ट रहा है इनका। आप आ जाइए, मास्क हटा कर आ जाइए, और थोड़ा कैमरा एक साथ दिखाइए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। इस लाइव के प्रोग्राम में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी साहब। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बहुत ही शानदार लाइक कीजिए, और हज़ारों बच्चों तक ये बात पहुंच जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तारू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। सिद्धि विज्ञान कोश टीम है जो लाइव संस्था चला रहे हैं और लाइव क्लासेज भी ये लोग चला रहे हैं, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और कभी मौका और मिलेगा मैं लाइव क्लासेस के माध्यम से भी मैं लाइव आऊँगा। और गुरुदेव भी देख रहे हैं, और गुरुदेव ने भी मेरे कहने से एक बार लाइव भजन किए थे। सर आप संस्था पेज पे गजेंद्र जी से जरूर थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा कि कभी एक बार संस्था पे ये भी लाइव रहे, एक बार आप बात कीजिएगा। और अगर सर आप देख रहे हैं तो आप जरूर एक दिन लाइव आइए हमारे साथ।
और एक अंतिम में एक बात कहूँगा कि इस वक्त कोरोना बहुत अधिक फैल रहा है, तो आप प्लीज़ सतर्क रहिए, मास्क पहन के रखिए। हमने भले ही नहीं पहना है, हो सकता है कोई कमेंट कर लेगा आपने तो नहीं पहना, लेकिन हम लोग इस वक्त फुल सैनिटाइज करके आए हैं अपने आप को सैनिटाइजर रूम में। और बेफिक्र रहिए, ज्ञानकोश संस्था सैनिटाइज बिल्कुल हम है, और मास्क ज़रूर हमारे नहीं है क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं, इसलिए मास्क से कहीं ना कहीं आवाज़ अवरोध होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई प्रतिभा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय आई जी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी लाइव देखा है और मेरा सपोर्ट किया है। जय आई जी।